वर एक्सपेक्टिंग लाइक 2-3,000 ऑर्डर्स और वो ओवरनाइट 12,000 ऑर्डर्स आ गए थे। उस वक्त ये 2016 में एक बहुत बड़ा नंबर था। लोग टीवी देखते हुए भी मोबाइल फोन हाथ में रखते हैं, फेसबुक की केस स्टडी है। सिर्फ आप ये देखो कि आपका टोटल पैसा कितना लग रहा है, उसके अगेंस्ट आपको टोटल सेल जीएमवी कितना है और उसका नेट कितना हो रहा है। ये आपकी शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है। मैं आज ऐड लगा रहा हूँ, मुझे आज सेल आ रही है, मैंने कल ऐड बंद कर दी, कल सेल जीरो हो जाएगी। लोग शॉपिफाई क्यों नहीं लगा रहे थे? पेमेंट गेटवे ही नहीं था यार, कोई इंटीग्रेट। बड़े बड़े बैंक्स नहीं, आज तक भी मैं कहूँगा बैंक्स काम नहीं कर सके। ऑर्डर किसको देना है, ओमनी चैनल कैसे इनेबल करना है, कस्टमर को व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, एड्रेस इशू, सिटी इशू के लिए एक एडवांस कैश ऑन डिलीवरी की ऐप इंडिया के रीजन के लिए चेकआउट को मॉडिफाई करके दे दी गई। पता है कि आज पत्थर उठाओ नीचे से परफ्यूम का ब्रांड यार एक ही पीछे सर्वर के ऊपर आपने निशात की वेबसाइट भी चला दी, केएफसी की वेबसाइट चला दी। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट जो है सबसे लास्ट ऐप होता है। यूएई में मेरी रिटर्न 6% से भी कम है। हमने अपने प्लेटफॉर्म पे आसान लफ्जों में ये किया है, हमने अपना पिक्सल इंट्रोड्यूस करा है। पाकिस्तान में इस वक्त 7.5 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, जो कि एवरेज इनका निकालें तो पाकिस्तान में 7.5 से 8 मिनट डेली का दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं अहमद काजी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और आज है बहुत ही स्पेशल बैठक का। बहुत बहुत शुक्रिया, पिछली बैठक के एपिसोड को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और इंशाल्लाह आगे भी हम इससे अच्छे अच्छे एपिसोड आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है जब हम लोग आपके कमेंट्स देखते हैं। यकीन माने कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें मजबूर कर देते हैं कि जाके उसका स्क्रीनशॉट लेके, पहले तो हम सिर्फ अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं, लेकिन अब हम अपनी सोशल प्रोफाइल्स में शेयर कर रहे होते हैं। और आज ये वलीद भाई सेंटिमेंटल हो गए यार, कुछ मैसेज देके सेंटिमेंटल हो गए। जबरदस्त सा उन्होंने एक मैसेज लिखा और उसको शेयर किया और वाकई वो इतने ज्यादा वाकई मोहब्बत के काबिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी मोहब्बतें बांटते रहे ताकि हम अच्छे अच्छे एपिसोड लेके आते रहें। आज के एपिसोड स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि अक्सर आप लोग देखते थे, हमने पहले भी जिक्र किया कि ये बैठक का जो आइडिया ये कहां से आया। ये इसी जगह पे आज करने का यहाँ पे मकसद भी ये है कि ये दिखा सकेंगे कहाँ से उठी। ये अंदर एक कमरा है जी सीईओ का, सीईओ साहब उबैद साहब बैठते हैं वहाँ पे। उबैद अरशद सीईओ हैं जिनको के ऐसे एक दिन हम अपनी कुछ प्रोडक्ट की डिस्कशन करते करते, कुछ ब्रांड की डिस्कशन करते करते बात हुई। इन लोगों ने एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो कि उस्मान आसिफ डेव सिंह के फाउंडर है, वो मजलिस के नाम से अपने घर में कर रहे थे। तो उबैद कह रहा था यार काश ऐसा होता कि ई कॉमर्स के बारे में भी कोई इस तरह बात करता, ताकि हमने ई कॉमर्स में जो सीखा। उबैद की एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो इंशाल्लाह आज बताएंगे कि कैसे वो ई कॉमर्स की फील्ड की तरफ आए। फिर हमारे पास एक बहुत बहुत स्पेशल मेहमान फैसलाबाद से बाकायदा ट्रैवल करके सिर्फ इस बैठक के एपिसोड के लिए आए हैं। हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आपकी डिटेल भी जानेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर्विस ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोडक्ट ई कॉमर्स की। आज दोनों का चीता हमारे पास है और वो इंशाल्लाह बताएगा पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स कैसे हो रहा है, यूएई के अंदर ई कॉमर्स कैसे हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो बैठक का जो हमने शुरुआत की वो की थी एक सोच से, एक आइडिया से, एक गपशप से। और उबैद ने कहा कि यार इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भी बिजी होते हैं, हम भी अपने कामों में बिजी होते हैं, तो कभी एक हम इस तरह का मौका नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकें। फिर एक दिन बैठे और ऐसी गपशप लगाई। उसमें उमर भाई काफ़ी रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग नीचे फर्श पे बैठ रहे हो। हमने कहा नहीं यार देखो, बैठक का मतलब तो यही है कि यहाँ पे इस तरीके से बैठे। और मैं कह रहा था जमीन पे बैठे, नहीं कहता सोफे पे बैठे। अच्छा हाँ, मान ले मेरे पास 2 गवाह मौजूद है जी, हमारे पास 2 गवाह मौजूद है। खैर बैठे, हमने बात की, शुरू में हमने गपशप लगाई, लेकिन वो गपशप आप लोगों के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स में रहेगी हमने कभी नहीं सोचा था। आपके प्यार ने हम लोगों को मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 27वीं एपिसोड हम इसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कारनामा रुकेगा नहीं। अक्सर आप लोगों में से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि यार प्लीज़ इन एपिसोड्स को कभी ख़त्म मत कीजिएगा, इसको कभी रुकने ना दीजिएगा। इवन एक दिन तो एक बंदे ने कहा कि मैं बदवा दूंगा अगर आपने ये जो है ना बैठक ख़त्म कर दी। तो आपके कमेंट्स बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे हैं, इंजॉयबल हैं। अभी भाई भी बता रहे थे कि यार सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एपिसोड सुनता हूं। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, रात के वक्त आराम से ईयरपॉड मैं अपने कान में लगा के सिर्फ आप लोगों के एपिसोड सुनता हूं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की बैठक का एपिसोड। और उबैद अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उबैद भाई मैं जानना चाहूँगा थोड़ी सी आपकी ई कॉमर्स की जर्नी, किस तरीके से ई कॉमर्स की तरफ आए, ई कॉमर्स में कितनी इनेबलमेंट की है, अवार्ड आपके ऑफिस में माशाल्लाह पड़े हुए हैं, जिनको क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा हम आते हैं, और ई कॉमर्स कैसे यूथ को और इन लोगों को फ़ायदा दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हैदर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और ओवरऑल ईच एंड एवरीवन थैंक यू फॉर कमिंग। तो मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी जो है बैक इन 2014। वैसे जनरली मैं बता दूं ज़्यादा टाइम लिए बगैर कि मैंने वैसे पहले बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में काम किया, फिर मैंने अपने 2-3 जो है स्टार्टअप्स वो रन किए। सो जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो जो है ना वो मेनली था जब सैफायर में 2016 में मैंने स्टार्ट किया।
तो ई कॉमर्स ग्रो कर रहा था, बूम कर रहा था, और उस वक्त जो है ना वो मैंने कस्टमर सर्विसेज के डिपार्टमेंट से जो है वो स्टार्ट किया। बहुत अर्ली डेज थे, बड़े ई कॉमर्स पे चैलेंजेस थे, बट एक सॉर्ट ऑफ असेसमेंट होगी या एनालाइज कर लिया कि ये एक नेक्स्ट बिग सेक्टर या एरिया बनने वाला है। तो उसमें आई वॉज ब्लेस्ड के टू वर्क विद लाइक माइंडेड पीपल, राइट पीपल जो बड़े मोटिवेटेड थे, पैशनेट थे। और सैफायर ने उस ज़माने में ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना फर्स्ट मूवर स्टेप्स लिए थे जो कि इंटरनेशनली फॉलो होते थे, बट लोकली वो नहीं थे। जैसे कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पे भी अगर आप सर्व ना कर सको तो डिस्काउंट देना, कूपन देना, ताकि वो रिटेंशन पे रख सकें। क्योंकि आई रिमेंबर दिस थिंग कि जब सैफायर की 2016 में पहली सेल लगी थी तो ऑल ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग लाइक 2-3,000 ऑर्डर्स, और वो ओवरनाइट 12,000 ऑर्डर्स आ गए थे। उस वक्त ये 2016 में एक बहुत बड़ा नंबर था। और इवन कि जब टेक्नोलॉजी भी हम शिफ्ट कर रहे थे तो मेजेंटो क्रैश कर रही थी इससे 1-2 सेल पहले। तो वो शॉपिफाई की इंट्रोडक्शन में वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने उस वक्त एक एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर था जो एज अ मर्चेंट शॉपिफाई पे था। सो वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने शॉपिफाई का इंट्रोड्यूस कराया सैफायर में। एंड टिल 3 to 4 years हम शॉपिफाई प्लस एजेंसी लेवल पार्टनर की वी वर द ओनली कंपनी जो एशिया पैसिफिक रीजन में, एक वियतनाम की कंपनी थी और एक पाकिस्तान में हम थे। तो खैर वहाँ से ई कॉमर्स का आगाज़ हुआ। फिर जैसे कहते हैं रोज़ सुबह उठते थे, एक नया चैलेंज आता था, एक नया ब्रांड आता था, एक नई प्रॉब्लम आती थी, और ऑब्वियसली उसमें वो हमें मुझे पता चला ये जो है मेरा पैशन बनता चला जा रहा है। मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक नया डोमेन, पहले तो सब रिटेल था, पर ई कॉमर्स को ग्रोथ आना शुरू हुई। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मेनली फिर जब कोविड आया लोगों की सीरियसनेस जो है वो और ज़्यादा होगी उस चीज़ पे। फिर इवेंचुअली करते करते फिर हमने अपनी सर्विसेज की तो 250 ब्रांड्स को शॉपिफाई पे लेके गए। वी वर द ओनली एजेंसी जो उस वक्त शॉपिफाई पे काम कर रही थी, और जो है एंटरप्राइज लेवल पे भी कर रही थी और स्टार्टअप लेवल पे भी कर रही थी। फिर हमने प्लगइन्स बनाए 2016 में, पेमेंट गेटवे का प्लगइन बनाया। फिर लॉजिस्टिक का वी वर द ओनली कंपनी उस वक्त जिसने सेंट्रलाइज ऑटोमेटेड ऑर्डर एलोकेशन सिस्टम टुवर्ड्स द कोरियर वो बनाया। पेमेंट गेटवेज आज भी अगर जो मोनोपोली है वो यूनम पे के नाम से जो ऐप है, इट वॉज समथिंग जो कि हमारी इंक्यूबेटेड थी, क्योंकि बैक इन 2020 पर शॉपिफाई ने वो अपने इकोसिस्टम में उसको रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया ड्यू टू द साइबर अटैक और समथिंग विच ऑकर्ड इन 2020। तो जहाँ जहाँ ई कॉमर्स या शॉपिफाई जाता चला गया, कहीं ना कहीं हमने डॉट्स कनेक्ट किया, और काफ़ी कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है, आई कैन से दिस थिंग प्राउडली कि मोर देन 500 ब्रांड्स जिनमें 40% एंटरप्राइज है वो कहीं ना कहीं हमारी कोई सर्विसेज कोई प्रोडक्ट को किया। फिर 2019 में ऑब्वियसली वी न्यू दिस थिंग कि शॉपिफाई कैनेडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इट्स वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू देयर रीजन, देयर मार्केट, बट विदाउट अ लोकल सोल्यूशन इट्स डिफिकल्ट टू कंप्लीट द इकोसिस्टम। तो क्योंकि पोस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट जर्नी क्योंकि 98% पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी पे, तो असल जो चैलेंज है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इधर फेसबुक गूगल पे जो सेल आती है वो एक लीड है, जब तक वो घर में जाके डिलीवर नहीं हो जाती वो तब सेल पे कन्वर्ट होगी। तो आप 1 लाख रुपया लगा के अगर 10 लाख की सेल आ गई हो तो 10 लाख की सेल आ रही है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बाद एक एक्चुअल जर्नी है कि आपको ऑर्डर किसको देना है, ओमनी चैनल कैसे इनेबल करना है, कस्टमर को व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, कैसे उससे इन्फॉर्मेशन, कैसे उसकी कमिटमेंट लेनी है उस ऑर्डर पे, कैसे रिटर्न को कंट्रोल करना है, कैसे कस्टमर की रिटेंशन को इंश्योर करना है। तो वो सोल्यूशन हमारी एक किस्म का पैशन भी था, अवेयरनेस भी थी हमें कि ये मार्केट की ज़रूरत है, नॉलेज भी थी, और स्पेशली जो ब्रांड्स ग्रो कर रहे थे वो विदाउट ओवर मिडलवेयर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो। क्योंकि शॉपिफाई के बाद फिर जब जिनको आता है तो उसमें ऑर्डर मैनेजमेंट है, वेयरहाउस मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, पूरी जो फनल है वो कंप्लीट होकर फिर डायनामिक्स की इंटीग्रेशन होगी, रिटेल प्रो की और एकल की, सैप की। सो टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज दिन तक मोर देन वी आर सर्विंग 500+ क्लाइंटल, और वी आर द लार्जेस्ट ऑर्डर एग्रीगेटर इन पाकिस्तान। हम अप्रॉक्स 2.5 मिलियन ऑर्डर मंथली हमारे सिस्टम से प्रोसेस होता है, जिसमें 70% जो एंटरप्राइज कस्टमर है फैशन और फुटवेयर में तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरप्राइज में हम क्लीन सी पोजीशन पे हैं, जैसे स्टाइलो है, इंसिग्निया है, एंडियोर है, शू प्लैनेट है, सलोतो है, बाटा है, क्लाइव है, ECS है, मेट्रो है, लोगो है। सो क्योंकि ओमनी का जो इन एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वी वर द वन जिन्होंने उसको इतना ज़्यादा ईजिली मैनेजेबल, एक्सेसिबल और प्लग एंड प्ले पे कर दिया कि शू में यू नो के साइजेस आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो फैशन में नहीं है, क्योंकि फैशन आज भी 60-70% अनस्टिच ओरिएंटेड ही है। और फैशन में बात करें तो एथनिक, आउटफिटर, लाइमलाइट, निशात। तो अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ अभी तक जिनको की 2019 से अभी तक की जर्नी में द ह्यूज मैट्रिक्स है कि हमारा जो कस्टमर की मर्चेंट की रिटेंशन है वो 97-98% है। तो फिर उसके बाद हमने कॉमवर्स बाय जिनको रिटेल अपना स्टोर फ्रंट लॉन्च किया, बिकॉज आवर नेक्स्ट विजन इज कि पाकिस्तान नीड्स देयर ओन सोल्यूशन। शॉपिफाई एट दैट टाइम वाज द एडजस्टमेंट टू द इंडस्ट्री, फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस दैट वी नीड आवर ओन सोल्यूशन। जैसे सऊदीया में इफ़ यू सी सल्ला, ज़िद, उनके अपने सोल्यूशन हैं,
और दुबई में उनके अपने सोल्यूशन है, थाईलैंड भी कस्टम जा चुके हैं। सो जितनी रीजन्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वी नो दिस थिंग फॉर अ फैक्ट कि जितनी भी जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स है, वी आर नॉट द आइडियल मार्केट फॉर देम। इसकी सबसे बड़ी जो ओवरऑल एक स्टेटमेंट थी जब हमने शॉपिफाई की प्लस एजेंसी लेवल पार्टनर ली, सो दे वर लाइक यार यू गाइज हैव डन अ ट्रमेंडस जॉब, मतलब आपने इकोसिस्टम ही कंप्लीट कर दिया। वी वर नॉट लुकिंग पाकिस्तान एज अ मार्केट फॉर नेक्स्ट 10 years। इट मीन्स यहाँ से पता चलता है कि उनकी सीरियसनेस फॉर दिस मार्केट नहीं है। जैसे आज से 5 साल पहले एड्रेस इशू, सिटी इशू के लिए एक एडवांस कैश ऑन डिलीवरी की ऐप इंडिया के रीजन के लिए चेकआउट को मॉडिफाई करके दे दी गई थी। पाकिस्तान में वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग बैक इन 2019 कि एटलीस्ट हमारी सिटीज़ तो लिस्ट कर दो बाय डिफॉल्ट चेकआउट पे, क्योंकि वो भी नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी फाउंड दिस थिंग एज एन अपॉर्चुनिटी। आज हमारे पास कॉमवर्स पे जो है बरीजे है, पीसीबी है, अल्फा बॉल बाय बैंक ऑफ है। सो इट्स प्लेटफॉर्म कितना स्टेबल, रोबस्ट या कितना ज़्यादा जो है सिक्योरिटी ड्रिवन है, कोई भी बैंक अगर उसको अडेप्ट कर रहा है, सो इट्स ये एक बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। सो मेरी हैदर साहब ये छोटी सी जर्नी थी, ठीक है। बाकी ओवर टू यू। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह उबैद साहब। देखें, ये आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक बंदा है वो एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होता है, ई कॉमर्स की तरफ जाता है, ई कॉमर्स के अंदर चीज़ें सीखता है, सीखने के बाद उसको वहाँ पे मसले नज़र आते हैं कि यार यहाँ पे चीज़ स्टक हो रही है। टेक का बैकग्राउंड है, दिमाग है, आईटी वाली साइड पे चीज़ें चलती हैं और एक ऐसा सोल्यूशन, अच्छा शुरू से ही सोल्यूशन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओएमएस जिनको ही बनाया से पहले आपने मेरा ख्याल है पेमेंट गेटवे जो सबसे बड़ा शॉपिफाई के लिए लोग शॉपिफाई क्यों नहीं लगा रहे थे, पेमेंट गेटवे ही नहीं था यार, कोई इंटीग्रेट बड़े बड़े बैंक्स नहीं, आज तक भी मैं कहूँगा बैंक्स काम नहीं कर सके। तो वो जो थर्ड पार्टी अल्टरनेटिव के अंदर जो चीज़ें हैं, हमेशा पाकिस्तान में पहली चीज़ें इंट्रोड्यूस करने वाले ही वो दिमाग यानी पहले से ही था। इस पर एक बात ऐड करूँगा हैदर भाई कि मतलब देखिए हमने तो वो कहते हैं ना कि अगर हम बुक लिखेंगे ना कि ई कॉमर्स ने कैसे इवॉल्व हुआ, तो उसमें एक होता है ना कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी ई कॉमर्स। उसमें मतलब मैं अगर अपनी बात करूं और उस कंपनी की बात करूं तो हमने बहुत बड़ी फाइट्स लड़ी हैं। जैसे शॉपिफाई के ऊपर जब हमने शॉपिफाई को कहा कि हमें बिल्ट इन पेमेंट गेटवे दे दो, हमें तो पता ही नहीं था कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई पता क्या कहता था, एक बैंक था उसमें एमसीबी, हम चाहते थे उस वक्त हम उनके साथ पार्टनर मॉडल पे थे, हम चाहते थे कि हम शॉपिफाई पे उसको प्लग एंड प्ले पे कर दें बिल्ट इन, ठीक है, कि मतलब कोई भी मर्चेंट कर ले। तो उस पर उन्होंने हमें कहा कि नहीं, हम मल्टीनेशनल बैंक को सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो हमने एक मल्टीनेशनल बैंक से उनको कनेक्ट करवाया और मीडिएट किया, लेकिन उन्होंने कहा यार इनकी कंप्लाइंस हमारे साथ मीट नहीं करती। तो वहाँ पे उस वक्त वो साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको पता है कि फैशन में 20-30% कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सेल है और वो पेड सेल है, और वो दैट समथिंग विच इज़ जो है वो ईजी, मतलब इट्स समथिंग दे आर पेइंग अपफ्रंट। तो वो बहुत एक कैश फ्लो की सिचुएशन को बेटर करता है और रिटेंशन भी बहुत अच्छा है उन कस्टमर्स का। तो वहाँ से वी गेट एन आइडिया कि व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम एक प्लगइन लिखते हैं और हम शॉपिफाई की कंप्लायंस को मीट करके शॉपिफाई के इकोसिस्टम को के लिए प्लगइन को रेडी करके वी आर गोइंग टू बी द पार्टी विच इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द मल्टीपल बैंक और इस इकोसिस्टम को करते। आज भी वो प्लगइन चल रहा है और जब मैं लास्ट उस पर देखा था तो देयर वर लाइक मोर देन 2000 मर्चेंट्स जो उसको यूज़ कर रहे थे। सो एज यू सेड कि इटसेल्फ अगर ये सारी सराउंडिंग की एप्लीकेशन निकाल दें तो शॉपिफाई का वेटेज बहुत नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो कनाडा यूएस में टिकटॉक भी अंदर इंटीग्रेट होता है, इंस्टाग्राम भी अंदर इंटीग्रेट होता है, अमेजॉन भी अंदर इंटीग्रेट होता है, फेडेक्स भी प्लग एंड प्ले पे अंदर ही है, सारा कुछ नेटिव सिस्टम में है। यूएसपीएस जो यूपीएस वगैरह वो भी बिल्ट इन ही इंटीग्रेट हो रहा है। उसके बाद आप चेकआउट देखें, उसकी कंप्लायंस लेवल देखें, फिर स्ट्राइप देखें, फिर पेपॉल देखें। सो उसके केस में तो वो इको सिस्टम ही सारा वहाँ पे रेडी है। हम लोग तो बहुत डिफिकल्ट स्टेजेस पे आप लोगों ने खुद काम किया है, तो यही तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि जब हम कॉमर्स लाए हैं। आज देखें चेकआउट के ऊपर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है हर ब्रांड ने। आप लोग खुद समझते हैं कि शॉपिफाई के ऊपर चेकआउट पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सो एज अ ग्रोइंग नेशन, 44th लार्जेस्ट मार्केट, 5th लार्जेस्ट एज अ पॉपुलेशन, व्हाट आई फील लाइक इज देयर इज अ लॉट मोर रूम इन पाकिस्तान कि हम अपने सॉल्यूशंस बिल्ड करें और अपनी मार्केट में अपनी इकॉनमी को वो एडवांटेज दे सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जिनको है ओएमएस होता है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, और कॉमवर्स पर जिनको रिटेल इज़ बेसिकली आ प्लेटफॉर्म जहां पे आप शॉपिफाई की तरह अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इट्स अ बैक एंड प्लेटफॉर्म जो आपको फ्रंट एंड पे पूरी वेबसाइट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देता है। तो इस पर इंशाल्लाह हम डीप डाउन करेंगे। इंटरेस्टिंग जर्नी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ई कॉमर्स इनेबलमेंट पे बात हो रही है कि कैसे आपको इतना एम्पावर कर देता है कि आप पाकिस्तान में तो नाम अपना रोशन करते ही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कर रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर अभी आप अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। मैं आता हूँ मियाँ ज़ीशान की तरफ। ज़ीशान भाई, आपकी भी बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहाँ आप नेवी में इंजीनियर थे, कहाँ आप लोकल ई कॉमर्स की तरफ आए, इंटरनेशनल ई कॉमर्स में चले गए, दुबई में आउटलेट खोल के बैठे हुए हैं, कंटेंट बहुत अच्छा पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं। थोड़ी सी जर्नी ज़रा अपनी भी आप बताइए।
Assalamualaikum. This is Mohammad Zishan Shehzad, founder of Graftic and few e-commerce brands based in Pakistan and UAE. और थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और बड़े अच्छे गुरुज के साथ जो है बैठने का मौका मिला, लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ। बड़ा अच्छा आपने भी एक्सप्लेन किया, मुझे इसका पहले नहीं आइडिया था, लेकिन अभी इंशाल्लाह जो मेरे ई-कॉमर्स ब्रांड है उसमें भी मैं आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगाऊंगा। सो बेसिकली 2018 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी नेवी से, तो मैं जब वापस अपने होम टाउन आया तो एक्चुअली इंटरेस्ट शुरू से ही डिज़ाइन में, ई-कॉमर्स में, आईटी के बिज़नेस में था। तो मैंने अपनी एक ई-कॉमर्स कह लेंगे सर्विस बेस्ड सेक्टर को कवर करने के लिए और ई-कॉमर्स को सेक्टर को कवर करने के लिए मैंने एजेंसी बनाई जिसका नाम ग्राफ्टिक है। और हम लोग 2018 से सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट पहले वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा इन था, बाद में शॉपिफाई आया, हमने शॉपिफाई पे स्विच किया, ई-कॉमर्स के जितने क्लाइंट्स हैं शॉपिफाई से कवर करने शुरू किए। तो 2018 में जब मैंने ई-कॉमर्स एजेंसी बनाई और उसके बाद हमने ऐड ऑन किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ, और नाउ हम लोग जो है AI बेस्ड कंटेंट भी अब प्रोड्यूस करना हमने शुरू कर दिया हुआ है। तो 2018 में हमने एजेंसी बनाई, दैन उसके बाद तकरीबन 3-4 साल का एक्सपोजर मिला, गलतियाँ की, क्लाइंट्स की क्यूरीज को देखा, क्लाइंट्स को सॉल्यूशंस दिए, उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, जो उसका कंटेंट अच्छा बनाना शुरू किया। तो 18 से 21-22 तक एजेंसी रन करते रहे, थोड़ा एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया। दैन उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो क्लाइंट्स को सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने ब्रांड्स भी शुरू करें। तो 2022 में हमने अपना एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया विच इज़ बेस्ड इन UAE। और हमने पहले शुरू में बड़ी मुश्किलात आई थी, कैसे हमने जो है वो स्टॉक लेना है, इन्वेंट्री को कैसे टैकल करना है, असेंबलिंग कैसे करनी है, और मटेरियल की इंपोर्ट कैसे करनी है। तो वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ पे दुबई बहुत बड़ी मार्केट है, हमें बड़ी आसानी हो गई, वेंडर्स हमें बड़े अच्छे मिल गए। तो हमने चाइना से इंपोर्ट शुरू की अपने मटेरियल की, दैन हमने अलैन में अभी असेंबल करते हैं, 2 हमारे वहाँ पे वेयर हाउस हैं, वहाँ पे असेंबल होता है सारा स्टॉक। एंड वी हैव एन आउटलेट इन रशियन क्लस्टर दुबई, और वहाँ पे हमारा जो स्टॉक है फिजिकली अवेलेबल है आउटलेट के अंदर, और हमारा परफ्यूम शेक के नाम से ऑनलाइन ब्रांड भी है। सेकेंडली जायशा के नाम से मेरा स्किन केयर और पर्सनल केयर का ब्रांड है पाकिस्तान में, जिसमें हम स्किन केयर और पर्सनल केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ग्रो हो चुका है, तकरीबन उसको भी 1.5 साल हो गया है। वो भी हमने माशाल्लाह काफ़ी उस पर वर्किंग की, और पाकिस्तान जैसी कंपेटिटिव मार्केट में बड़े बड़े बिग फिशेस बैठी हैं, इतने बड़े कंपटीशन में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से बिल्कुल ग्राउंड से उठ के जो है ऊपर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छी सेल कर रहे हैं वहाँ पे भी। तो इंजीनियरिंग की, दैन इंटरेस्ट था डिज़ाइन में, कंटेंट में, आईटी में, डेवलपमेंट में। तो इसी तरीके से एजेंसी भी रन की, अभी तक टिल नाउ हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में तो सभी हमें जानते हैं ग्राफ्टिक के नाम से, क्योंकि ग्राफ्टिक ही फैसलाबाद की सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि 360 सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, नॉट ओनली फॉर ई-कॉमर्स, सर्विस बेस्ड सेक्टर को भी हम लोग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड वी आर द पायनियर इन फैसलाबाद रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन। और अभी हम AIB में, जैसे मैंने बताया कि हम लोग AIB कंटेंट अब क्रिएट कर रहे हैं। सो ये छोटी सी जर्नी है। अभी राइट नो 2 ई-कॉमर्स ब्रांड रन कर रहा हूँ और एक ग्राफ्टिक के नाम से एजेंसी रन कर रहा हूँ। उबैद भाई, आपसे मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी बहुत सारे ना नए जो स्टार्टअप्स लोग शुरू करने वाले होते हैं, बिजनेस की तरफ आने वाले होते हैं, हमें भी बहुत कमेंट्स आते हैं और लोग सवाल भी हमसे इस तरह का पूछ रहे होते हैं कि यार मैंने बिजनेस शुरू करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, मैं शॉपिफाई पे बनाऊँ, मैं वर्डप्रेस पे बनाऊँ, या कोई और सा प्लेटफॉर्म। तो सिंस आपने इतने सारे ब्रांड्स को नीचे ऊपर मिडिल सब लेवल्स पे देखा हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक यार कौन सा ऐसा सोल्यूशन है कि जो बिजनेस को ऑप्ट करना चाहिए, और ऑप्ट करते वक्त कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको दिमाग में रखना चाहिए कि नहीं यार ये पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप अपना डिसीजन लें? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है, ई-कॉमर्स जैसे जैसे ग्रो कर रहा है ना, हर बंदे को पता क्या लग रहा है, जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है या मिथ है, कि मैं आज भी ये समझता हूँ कि ई-कॉमर्स एक मीडियम है, जो बिजनेस करने का सेंस है या जो एक्यूमेन है वो होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म बहुत बाद में, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, तो जनरली आप देखते थे कि हिस्टोरिकली वो लोग बिजनेस करते थे जिनके फोर फादर्स ने, या जो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज होती थी, बिकॉज दे वर सपोज टू टेक अ रिस्क, और उनकी जो है वो उनके पास एक सर्टन वैल्यू या वर्थ एग्जिस्ट करती थी और वो माइंडसेट एग्जिस्ट करता था। तो सबसे पहली बात तो मैं हर किसी को ये मशवरा देना चाहूँगा, ये मत सोचना कि ई कॉमर्स करना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, या ई कॉमर्स और बिजनेस डिफरेंट है। बेस बिजनेस ही है, उसके ऊपर ई कॉमर्स एक मीडियम है। सो द पॉइंट इज, अब आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखें, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो ना, मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने डे 1 पे जो बिजनेस होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस का प्लान क्या है, प्रोजेक्शंस क्या है और कैपिटल कितना है। मैं कहता हूँ कि अगर जिस बंदे को ये नहीं पता ना कि मेरी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है और मेरा कैपिटल मुझे क्या अलाउ कर रहा है,
देखिए कैपिटल इतना मैटर करता है कि अगर मैं लॉन्ग रन पे गेम सेट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास उतना कैपिटल होना चाहिए। मैं खुद अपने आप को 1 साल ब्रेक इवन पे भी नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 लाख कस्टमर्स या 5 लाख कस्टमर्स में एक्वायर कर लूँ, फिर उस पर मैं रिटेंशन पे चला जाऊँ, और ये है लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, टेमू, ये सारे आते हैं, ये जनरली क्यों इतना एग्रेसिव आते हैं? बिकॉज उनका कैपिटल उनको अलाउ करता है। ठीक है, अब एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि भाई आपके पास है ही 5 लाख रुपया। अब उस 5 लाख के ऊपर जब आप किसी भी बिजनेस को प्लान कर रहे हो तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। बेसिक स्टेप ये है कि मैं आज भी समझता हूं कि मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोग दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। ई कॉमर्स इज नॉट समथिंग जो कहते हैं ना वो बेड ऑफ रोजेस है। ठीक है, और बहुत से लोग ये जो मेंटोर्स और ये सारे बैठे हुए हैं, मेरा इनसे बड़ा इख्तिलाफ है। ये सीधा कहते हैं ई कॉमर्स डैशबोर्ड खोला, ठीक है, ये 5 लाख हो गया, ये 10 लाख, ठीक है, ये 15 लाख, जीरो से बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, रातों रात गाड़ी आ गई और ये आ गया वो आ गया। सो द पॉइंट इज कि सबसे पहले तो इस कल्चर को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को सही तरीके पे डायरेक्शन करें। आई फील लाइक लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उमर साहब, ये रुबैद जो तेरी बात है ना, ये अभी के लिए रेलिवेंट है। इसी बात को तुम पिछले 5-6 साल पहले लेके जाओ, उस टाइम वो बात रेलिवेंट थी। ठीक है, कि आप दराज से स्टॉक उठा रहे हो, लिस्टिंग उठा रहे हो, तस्वीरें लगा रहे हो और आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, या आपका उस टाइम जो ई कॉमर्स चल रहा था, आपको एक लॉन्चिंग वाले दिन ही आपको 2-2 लाख 3-3 लाख की सेल आ रही थी। अब वो चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि आप एक तो आपका एडवर्टाइजर बहुत बढ़ गया, अब आपके पास सेलर्स बहुत ज़्यादा आ गए, कंपटीशन बढ़ गया, फिर आपके सोशल मीडिया में, मेटा में और यहाँ पे उसने आपके कॉस्ट पर ऑर्डर को और लर्निंग फेज एक डाल दिया कि पहले आपका लर्निंग कर्व बनेगा, आपकी ऑडियंस आएगी, उसके बाद फिर आपको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। यू आर राइट। इसमें एक पॉइंट जो आप बात कर रहे हो ना, ये पिछले 4-5 साल पहले, 6 साल पहले जब ये बात की जाती थी तब ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी। अब ये इनरेलिवेंट हो गई है आज के हालात के मुताबिक। अच्छा, इसमें मेरा एक पॉइंट है। देखो, आपका जो पॉइंट था ना, उसमें सिर्फ मैं एक ऐड करूंगा। हमेशा ये क्यों बताया जाता है कि ई कॉमर्स में ग्रोथ है? ग्रोथ तो रिटेल भी है, रिटेल में भी बिजनेस चल रहा है। डूइंग बिजनेस इज समथिंग जो आपकी, वो कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। क्या आज 5 साल बाद अगर ई कॉमर्स बहुत इवॉल्व हो गया तो जो आज भी बिजनेस करना जानते हैं ना, वो आज भी सक्सेसफुल है। ठीक है, अब आता हूं मैं प्लेटफॉर्म वाली बात पे जो आपने एग्जैक्ट पूछा था। देखो भाई, बेसिक लेवल पे जो सबसे, ये गेम है इकोनॉमी ऑफ स्केल की। शॉपिफाई क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल में पाकिस्तान में पहुंच गया तो हर चीज लो कॉस्टिंग में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे एज अ प्लेटफॉर्म वो वैसे ही बहुत इकोनॉमिकल है, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशंस इजीली मैनेजेबल है। वर्डप्रेस क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑब्सलीट होता चला जा रहा है। मेजेंटो इट्स समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, आप बिजनेस करोगे, मेजेंटो संभालोगे, तो जो बेस लेवल पे है वो शॉपिफाई रन है। ठीक है, और उस पर कोई तजुर्बा करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप स्केल करोगे, आपको प्लेटफॉर्म काबू करना है। जब तक आपको घोड़ा, वो कहते हैं ना, जब आपको घोड़ा सीखना नहीं आता तो आपको पता भी नहीं होता कि ये घोड़ा कौन सा है, क्योंकि आप तो खुद सीख रहे होते हो डर डर के। जब आप वो हॉर्स राइडिंग सीख लेते हो, फिर आप कहते हो कि यार मुझे तो तेज घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। शफ तेज घोड़ा नहीं है। जब आप एक सर्टेन लेवल पे स्केल करोगे, एआई का एरा आ गया है, आपको डाटा कंट्रोल करना है, आपको हाइपर पर्सनलाइजेशन करनी है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आपको चेकआउट पे पूरा इन डेप्थ कंट्रोल चाहिए, आपको बाय नाउ पे लेटर चाहिए, आपको 50 चीज़ें चाहिए। सो माय पॉइंट इज कि एक बेस प्लेटफॉर्म अगर $29 का था, फिर वो कमीशन भी चार्ज कर रहा था, फिर फेसबुक का प्लगइन अलग, गूगल का प्लगइन अलग, साइज चार्ट का प्लगइन अलग, तो करते करते आप $3,000-3,500 पे अगर पहुंच गए हो, सो इट मीन्स दैट समथिंग विच इज नॉट द आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्योंकि मैं, देखें एग्जांपल है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करूंगा। मेरा क्लाइंट अल्फा मॉल बाय बैंक ऑफ फिलहाल, दे आर द लार्जेस्ट प्रीपेड मार्केट प्लेस। ठीक है, उन्होंने मेजेंटो भी यूज़ किया और भी सिस्टम्स को किया। उस बिडिंग में बड़ी 4-5 कंपनीज थी। हम एक ही चीज़ पे प्रोजेक्ट विन करके आए, बिकॉज उनका जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो था कस्टमाइज सोल्यूशन विच दे कैन मैनेज विद द वेंडर। इधर तो शॉपिफाई की सपोर्ट रिस्पॉन्स ही नहीं देती ना। ठीक है, हमारे केस में उनको जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था वो क्या था कि बिजनेस के गोल टेक्नोलॉजी पे अलाइन रहने चाहिए। अगर आपने जो बात की ना, बेस 1 पे तो प्लेटफॉर्म शॉपिफाई है, वो आउट ऑफ डिस्कशन है। अब भैया महीने की 20 करोड़ की सेल पे पहुंच गई। ठीक है, अब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मैंने रिटेंशन करनी है, लॉयल्टी प्रोग्राम लाना है, कैसे लाओगे? आपका डायनामिक्स ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चेकआउट पे मैं एक बात करता हूँ, क्यों नहीं बड़ी ब्रांड्स की क्यों नहीं, जैसे फूड पांडा ये करता है कि चेकआउट के ऊपर ही अगर आप एक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हो और आप रिसीव नहीं करते हो तो नेक्स्ट टाइम वो आपका पेमेंट गेटवे वाला कार्ड ऑन कर देता है और कैश ऑन डिलीवरी वाला बंद कर देता है। फैशन में क्यों नहीं हो रहा? फुटवेयर में क्यों नहीं हो रहा? ऑर्डर आता है, उसके बाद ऑर्डर जाता है, फिर बैकएंड सिस्टम में देखा जाता है कि ये तो फ्रॉडलेंट है, ये तो ये है, इन्वेंट्री तो गई आपकी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये होनी चाहिए, जहांगीर का ईमेल एड्रेस आया या नंबर आया, हमें पता चला ऑर्डर लेता ही नहीं है, उसका ऑर्डर ही नहीं प्लेस होना चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग। अच्छा, हाँ, वी आर प्रोवाइडिंग दिस। फिर एक और चीज है, आपका सोल्यूशन क्या है भाई? सिंपल सी बात है, लाहौर है, कराची है,
अब द पॉइंट इज ज्योग्राफिकली इफ देयर इज अ विंटर हेयर समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कराची वाली साइड पे Summers होएगा। समर होगा। बिल्कुल होगा। मैं कहता हूं एक थीम और एक स्किन पे वेबसाइट होनी चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल थीम्स, multiple skin according to the at the same time according to the geographical location, according to the temperature, according to the buying behavior कि अगर जहांगीर आता है और ये लेता ही सेल पे है, सो इसको क्या करना है, इसको कॉम्बिनेशन ऐसा दिखाना है कि इसको न्यू प्रोडक्ट्स दिखाते दिखाते जहां पता चला आफ्टर 2 to 3 सेकंड ये बाउंस करने वाला है, इसको सेल का आर्टिकल दे दो। इफ देयर इज अ हैदर और वो हमेशा न्यू आर्टिकल दिखाता है, इसको सेल दिखनी नहीं चाहिए। आप क्यों इसको सेल पे ला रहे हो जब इसको गलत आदत डाल रहे हो, जब आपको पता है कि ये आपसे फुल प्राइस में ऑर्डर परचेज कर सकता है, ठीक है। सो इट्स समथिंग। फिर एक और चीज है, अब हमें पता है हिस्टोरिकल डाटा में इफ हैदर इज अ पर्सन जो इंपल्सिव बायर है और वो शूज के साथ 2-3 चीजें कार्ट में डालता है, ये इसकी बाइंग बिहेवियर है। सॉक्स भी डाल देगा, ये भी कर देगा, क्रॉस सेल वगैरह हो जाएगा। अब क्रॉस सेल इज नॉट फॉर एवरीवन, आप उसको इतना क्लटर्ड भी नहीं कर सकते कि अगला बोले भाई मैं चेकआउट पे नहीं जा रहा, ठीक है। सो बाइंग बिहेवियर शुड बी टेलर्ड। ये प्लेटफॉर्म ऑब्सोलीट हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। कब तक जोर दोगे मार्केटिंग के ऊपर, कब तक फेसबुक का, अब रिसेंट देखो ना, अब रिसेंट हाँ ये अब रिसेंटोमेटा या ये जितनी भी सिनेरियो चेंज हुआ, आज दिन तक अगर एक कंपनी 20 लाख कस्टमर को सर्व कर चुकी है, वो फेसबुक से क्यों आ रही है, वो पेड मीडियम से क्यों आ रही है? मुझे एक सवाल का जवाब दो। नीचे आपकी आउटलेट है, मैं एक बार परचेज कर दिया, मुझे ऐड दिखाओगे? मुझे तो पता है ना ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो रही। ब्रांड फेसबुक है, स्टाइलो इंसिग्निया या ये ब्रांड तब बनेंगे जब ये स्प्लिट इनके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, सही है। वो एक स्ट्रैटेजी, वो लॉन्ग रन पे स्ट्रैटेजी। तो डिपेंड करेगा नट, इसको मैं समराइज कर रहा हूं भाई। मैं समझता हूं जो भी ब्रांड 10-15 करोड़ कर रहा है ना, वो शॉफे पे उसके लिए फिजिबल नहीं फिजिबल, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी फिजिबल नहीं, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल भी फिजिबल नहीं, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी फिजिबल नहीं, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी फिजिबल नहीं है। जबरदस्ती का रगड़ा है, जबरदस्ती का झगड़ा है। अच्छा, मैं आपकी बात को ना किसी हद तक सेकंड करूंगा कि बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे हमें चाहिए होता है कि कंट्रोल हम हाथ में लें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ता है जी, आपने कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, ऐप इंस्टॉल कर ली, पता चला जी $50 महीने के उसके अंदर ऐड हो गए आपके, तो वो भी एक चीज़ है। जाहिर सी बात, आप बड़े उसके अंदर जो है ना चीज़ों को सॉल्व करें। निशान भाई कुछ कहना अच्छा, चाहते मैं भाई की ना बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। जो पहले आपने बात की ना मेंटोर के हवाले से, उमर भाई ने भी उस पर कॉमेंट किया था। तो ये ना केसेस हमारे पास, क्योंकि मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, हमारे पास ये केसेस डेली आते हैं। लोग क्या करते हैं, किसी की फैक्ट्री है, कोई वेंडर है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे पास वेंडर वगैरह और ये सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी ये ले 10 लाख रुपए और हमें ना 50 लाख की सेल ला के दें अगले दिन। और दूसरा चीज़ आपने जिक्र किया था कैपिटल का, उनको ना उनकी फाइनेंसिस का पता है, एजुकेट ही नहीं किया जा रहा। टिकटॉक पे क्या आ रहा है जी, इतने के पैसे लगाए, इतने की सेल कर दिया, शॉपिफाई का डैशबोर्ड दिखा दिया। बिल्कुल मुतफिक हूँ आपकी बात से, लेकिन होना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें एजुकेट करना चाहिए कि ई कॉमर्स के बेसिकली पिलर्स क्या हैं, उसके फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने हैं। उसके अलावा ये मार्केटिंग तो एक छोटा सा इसमें कह लेंगे सेक्शन है जिसके थ्रू हम ई कॉमर्स जो है वो सारा रन करते हैं। इसकी सप्लाई चेन नहीं डिस्कस की जाती, इसकी टीम नहीं डिस्कस की जाती, इसकी ऑटोमेशन नहीं डिस्कस की जाती ई कॉमर्स के हवाले से। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि जैसे आपने कहा ना ये मीडियम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें फिजिकल हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट लेते हैं, हम देखते हैं और प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में, रिटेल में या फिजिकल बिजनेस में। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट जो है सबसे लास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग क्या बेचते हैं, सबसे पहले हम अपनी एड कॉपी बेचते हैं, कंटेंट बेचते हैं, फिर वो हमारी वेबसाइट पे जाता है, हमारी प्रोडक्ट फोटोग्राफी बिकती है, लिस्टिंग इमेजेस बिक्री होती है, देन एड टू कार्ट होता है, चेकआउट होता है, फिर उसके बाद कोरियर के पास आता है और कोरियर के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक जो है वो डिलीवर हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट है वो ई कॉमर्स में लास्ट स्टेप है। और जैसे आपने कहा कि शॉपिफाई मीडियम में, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ये सारे के सारे जो स्टेप्स है ना, बजाय हमें देखा देखी एक दूसरे को जो है वो कहना कि जी फॉर एग्जांपल अभी ये हम डिस्कस कर रहे थे जहांगीर भाई और मैं गाड़ी में जब आ रहे थे कि परफ्यूम्स का जो है वो एक सैचुरेट हो चुकी है बहुत ज्यादा मार्केट पाकिस्तान में। मैं इनको ये कह रहा था कि आज पत्थर उठाओ नीचे से परफ्यूम का ब्रांड। यार एक और चीज, एक और मेरा एक और पॉइंट है। आज मुझे बताएं कि हम जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज आप लोग शॉपिफाई 20% यूज़ कर रहे हैं, ना कुरियर आपका वहाँ मैनेज होता है, ना ऑर्डर की जर्नी आपकी वहाँ मैनेज होती है, ना मार्केटिंग आपकी डायरेक्ट वहाँ पे मैनेज हो रही है, ना उसके अपने पिक्सल अपने, ठीक है। सिर्फ एक वेबसाइट की स्किन या थीम है। आप रिटर्न में कोई रिवर्स डाटा देते हो उसको कि शॉपिफाई नुमान टाइप का बंदा आ रहा है, ठीक है, जहांगीर टाइप का बंदा आ रहा है, हैदर टाइप का बंदा आ रहा है, सही है। सॉरी क्या कहते हैं, सो द पॉइंट इज कि आप रिवर्स में कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो आज भी अगर जिंको जैसी प्रोडक्ट या ऐसे और प्लगइन्स जो हैं ये निकाल दो तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो हिल जाएगा।
हिल नहीं जाएगा, वो बैठ जाएगा ना, क्योंकि डायनामिक्स की इंटीग्रेशन है, फिर ऑर्डर की जर्नी, डिलीवरी, सारा कुछ शॉपिंग का डैशबोर्ड खुलता ही शॉपिंग पे क्या ओपन करते हैं। अच्छा उबैद भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इन सबको माइनस करें ना तो बैठ जाता है, और ये हमने होते हुए देखा है। ये हमने होते हुए देखा है, बहुत से ब्रांड्स ने इस तरह भी करना शुरू किया कि नहीं यार ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, ये क्या कर रही है, हम बनाते हैं। उन्होंने बनाया, चलाया, और फिर वापस आपके पास भी मतलब इस तरह की ऐसे स्टोरीज हैं आपके पास। ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। वो जिनको से उतरते हैं वो कहते हैं यार शॉपिफाई पे इन्वेंटरी में खुद मैनेज कर लूंगा, फिर कहते हैं कि यार ये जिनको जैसा सिस्टम है खुद बना लूंगा। सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, नुकसान करने के बाद, 3-4 साल गुजारने के बाद वापस फिर जिनको के पास होना। नहीं सर, 3-4 साल आपने बहुत लंबा टाइम बता दिया। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ वाकई होता क्यों है, क्योंकि देखिए सोल्यूशन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है ना। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ऑलमोस्ट 80% रिटेलर्स ने पाकिस्तान में लगाया हुआ है, उसी का ही अपना एक अब सोल्यूशन होता है डॉम, ठीक है। ओमनी वो कहते जी वहाँ से चलाएंगे, फिर हमारी कुछ एजेंसीज़ हैं वो उसके साथ मिलती हैं, टीम के साथ कहते जी ये तो हम इस तरह से कर देंगे, और फिर वहाँ से एक तकलीफ दे अमल स्टार्ट होता है, और वो कभी भी फिर इन दी एंड होता नहीं है। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हो कि यार जो आपकी चीज़ है ना वो ये है कि वो टेलर्ड हुई हुई है इस इन्वायरमेंट के साथ। उसको पता है भाई नवंबर में स्पाइक आने वाला है। अब होता क्या था कि अगर हम देखें फिशरीज नाम का भी एक प्लेटफॉर्म था ना, इस तरह प्लेटफॉर्म बहुत आए हैं, सस्टेन कोई क्यों नहीं कर सका, क्योंकि एक ही पीछे सर्वर के ऊपर आपने निशात की वेबसाइट भी चला दी, KFC की वेबसाइट चला दी, और आपने मल्टीपल अदर भी चला दी। अब निशात की सेल लगी है तो उसका सर्वर हुआ डाउन, उस सर्वर की वजह से 10 और जो आपने पीछे सर्वर को उसी सर्वर पे किए हुए थे, KFC की वेबसाइट भी गई, सेंटीमेंट्स की वेबसाइट भी गई, बाकी सब वेबसाइट भी गई। तो ये हम लोगों को जाहिर सी बात है लोकल सोल्यूशन हम क्यों कहते हैं कि यार उसको हमें जो है ना ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि उसने वो दर्द देखे हुए। और शायद आपका प्लेटफॉर्म भी इतना ज़्यादा मैच्योर और एक्सेप्टेबल इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने दर्द दूर किए। वन ऑफ द टॉप रिटेलर्स इन पाकिस्तान, सेफायर की एग्जांपल लें कि उससे ज़्यादा तो ई-कॉमर्स के ऑर्डर किसी के नहीं है ना, तो उसको ही जब आपने स्मूथ लाइन कर दिया तो फिर नीचे जितने भी थे उनके दर्द आपको दर्द लगे ही नहीं, वो आपने उनके लिए बनाया। अब जिस तरह हम लोग फंसे एक जगह पर जाके, हमें चाहिए था एक सोल्यूशन, हमने आपसे रब्ता किया, आपने कहा जी मैंने तो आज से 5 साल पहले बनाया था उस क्लाइंट के लिए, वो उसको यूज़ कर रहा है, आप भी देख लो। हमने यूज़ किया, जो 2 दिन से हम फंसे हुए थे 25 मिनट के अंदर ऑर्डर क्लियर हो गया। तो वो ये चीज़ नो डाउट लोकल जो एक सोल्यूशन है ना उसकी तरफ ज़रूर होता है। निशान भी आपने एक बड़ी अच्छी बात की यार कंटेंट पे, ठीक है। तो मैं कंटेंट की आप माशाल्लाह एजेंसी भी रन करें, तो मुझे वो सीधा चीज़ें बताएं जो आज की जो है ना ई-कॉमर्स में, ये एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद स्पेशली जहाँ कंटेंट हो रहा है, AI हो रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए, किस कंटेंट के ऊपर हमें काम करना चाहिए और किस तरीके से हमें एक्वायर करने हैं मोर रिजल्ट्स अपने प्लेटफॉर्म के लिए। बिकॉज एंड्रोमेटा के बाद ना ऑलमोस्ट 80-90% मेरे ख्याल है कोई 90 में से कोई एक कमेंट आया जिसने कहा था कि यार एंड्रोमेटा के बाद मेरी ना सेल बेहतर हो गई है। वो भी शायद आज इसलिए कह रहा है क्योंकि आप कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हुई हैं। तो आप क्या इसको जो है ना कंटेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली एंड्रोमेटा में तो हम भी रो रहे थे, सीधी बात है। उसकी वजह ये थी क्योंकि जो हमारे एड्स मैनेजर चल रहे थे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे थे, मेटा की जो एंड्रोमेटा अपडेट आई है ना उसके बाद तो सारे के सारे, अगर आज स्टाइलो और ये आप लोग नहीं देख सके तो हम लोग तो नहीं देख पाएंगे ना इस मसले को। लेकिन उस मसले का हल हमने इस तरीके से निकाला था। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि इससे कंटेंट जो है इसके साथ हम ई-कॉमर्स में क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं, या हमें चीप सेल्स कैसे मिल सकती है, यानी कि हम कम पैसे लगा के ज़्यादा ऑर्डर कैसे जनरेट कर सकते हैं। पहले ये होता था कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सेक्शन था ई-कॉमर्स के अंदर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे अब अपडेट्स आती जा रही हैं, मार्केटिंग काफ़ी हद तक जो है वो अपडेट हो चुकी है। कंटेंट में जैसे आप लोग मार्केटिंग में फनल्स 3 डिस्कस कर रहे होते हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। हमने भी कंटेंट में 3 फनल बनाए हुए हैं सेम नाम के साथ। तो टॉप ऑफ द फनल में हम लोग क्या करते हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसके स्ट्रक्चर हमने डिफरेंट सेट किए हैं। टॉप ऑफ द फनल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग, मैं लास्ट एपिसोड्स भी मैंने पहले भी आपकी देखी है, तो उसमें आप जैसे कहते हैं ना कि आप कंटेंट भरते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की ट्रैफिक लेके आते हैं, जिसकी वजह से पिक्सल वार्म होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, जिसकी वजह से आपका मिड ऑफ द फनल जो है वो कोल्ड ऑडियंस हम कवर करते हैं। देन आप लोग जो है वो बॉटम ऑफ द फनल में जो है वो आप मनी मेकिंग मशीन बन जाता है बॉटम ऑफ द फनल, जब हम सारे फनल के थ्रू गुजारते हैं। जो कंटेंट है बेसिकली हम लोग भी फनल्स के साथ इस पे काम करते हैं। टॉप ऑफ द फनल में हम लोग ये काम करते हैं, हमारा जो कंटेंट का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, हम 30 to 50 सेकंड्स के दरमियान जो है ना वो अपनी एड्स बनाते हैं। उसमें हम सबसे पहले हुक होता है, प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, उसमें पेन पॉइंट और सोल्यूशन की बताया जाता है, उसमें CTA वगैरह हम लोग कॉल टू एक्शन वगैरह नहीं बताते, ये ऑफर वगैरह नहीं बताते, ये टॉप ऑफ द फनल में आ जाती हैं। मिड ऑफ द फनल में कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर मैं सेट करता हूँ अपने ब्रांड्स के लिए वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले तो हम 1 से 3 सेकंड की हुक देते हैं, उसके बाद हम लोग पेन पॉइंट या सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, या फिर
सेकंड पॉइंट सेम कैटेगरी में आ जाता है। ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अगर आपका फैशन का ब्रांड है या कोई फैशन के प्रोडक्ट को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, जैसे एक शूज है उसकी विजुअल्स उसको बता देती हैं ये प्रोडक्ट का कस्टमर को कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे स्किन केयर के प्रोडक्ट, आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की जरूरत है प्रोडक्ट करता क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो ये मिड ऑफ द फनल में अगर हम फैशन को डिस्कस करेंगे, हुक, सोशल प्रूफ, देन प्रोडक्ट थोड़ी सी डिटेल और एक अच्छी ऑफर और कॉल टू एक्शन, ये 5 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं फैशन की कैटेगरी में। अगर हम स्किन केयर को डिस्कस करें, सबसे पहले हुक आ जाती है, देन हम पेन पॉइंट या सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इंस्टेड ऑफ सोशल प्रूफ, देन हम सोशल प्रूफ को 4th पॉइंट पे ले जाते हैं। हुक, पेन पॉइंट या सोल्यूशन, नंबर 3 हमारा आ जाता है प्रोडक्ट डिटेल्स, देन आपका सोशल प्रूफ और देन कॉल टू एक्शन पे आ जाता है। तो ये हमारा एक कंटेंट स्ट्रक्चर है मिड ऑफ द फनल के लिए। और लास्ट द बॉटम ऑफ द फनल के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सिंपल होता है। हम लोग क्या करते हैं, हुक के साथ रिमाइंडर देते हैं कस्टमर के लिए, हुक के साथ रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जांपल हमारी एक प्रोडक्ट है, जैसे हम ये डिस्कस करते हैं, ये वाटर बॉटल है, हम लोग कहते हैं क्या आपने हमारी ये वाटर बॉटल परचेज नहीं की, मतलब हम लोग ये भी रिमाइंड कर रहे हैं कि आपने हमारी परचेज नहीं की। और हुक भी उस तरीके से हम बनाते हैं ताकि वो कस्टमर फौरी तौर पे एंगेज हो जाए। नंबर 2 उसमें हम ऑफर देते हैं अच्छी, कोई डिस्काउंट कोड दे दिया, कूपन कोड दे दिया, या उसमें जो है वो बता दिया कि लिमिटेड स्टॉक रह गया, देन उसके बाद हम कॉल टू एक्शन दे देते हैं। अच्छा, ये सारे कॉन्टेंट्स के जो फनल्स हैं, इसमें जो मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले जो हम गलतियां हम लोग करते हैं वो ये है कि हमारा कंटेंट स्टार्ट में ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हुकरी हम ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। नंबर 2 हमारा कंटेंट की लेंथ बहुत लंबी होती है, कस्टमर बोर हो जाता है देख के। तो ये मेजर गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारा कंटेंट नहीं चलता। और रिसेंटली जो आपके एपिसोड्स हुए हैं, मैंने खुद भी देखे, तो उसमें CTR, CPC और CPM वगैरह भी डिस्कस होता है। हर दूसरा बंदा और हर दूसरा मार्केटर इसको डिस्कस करता है। मेरे एजेंसी से बना हुआ कंटेंट कभी भी 2.5 या 2 से नीचे CTR हमें नहीं मिलता। उसकी रीज़न ही होती है, हम ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत ईजी, हम उसको फॉलो करते हैं और हमें CTR अच्छा मिलता है। हमने कभी CPC भी नहीं देखी, हमने CPM भी नहीं देखा, हमने CPA भी हम कभी कभार नहीं देखते। हम ये देख रहे होते हैं हमें टोटल सेल्स कितनी आई है और उसमें हमारी जो है वो स्पेंडिंग कितनी हुई है, हम और उसमें तीनों फनल्स काम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ मिड ऑफ द फनल यानी कि हम लोग CBO ABO कैंपेन जो हमारी चल रही है कोल्ड ऑडियंस के लिए, या बॉटम ऑफ द फनल को नहीं हम देख रहे होते हैं। हम सारे का सारा टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस पे कितना लग रहा है, रीच कितनी हुई है, वो भी इसमें शामिल है। मिड ऑफ द फनल भी शामिल है, बॉटम ऑफ द फनल भी शामिल है। सारी कोर्स जो हमारी एड स्पेंड पे आती है उस पे हम देखते हैं हमें कितने ऑर्डर्स आए। तो ये कंटेंट पे जो है वो मेरा कमेंट होगा। यार आई थिंक जो सबसे बेस्ट अप्रोच है ना, क्योंकि मैं भी अक्सर इसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ कि यार इन सब डिटेल्स को आप छोड़ दो, सिर्फ आप ये देखो कि आपका टोटल पैसा कितना लग रहा है, उसके अगेंस्ट आपको टोटल सेल GMV कितना है और उसका नेट कितना हो रहा है। Exactly. ठीक है, मेच्योर कितनी हो रही है। अब ये बाकी सारी चीज़ें जो डिवीजन है ना, ये सबसे पहले आपको कंफ्यूज कर देती है कि यार मैं इसका CTR ढूंढता रहूँ, फिर मैं इसकी चीज़ें देखता रहूँ। ओमर भाई, ये तो हमने आके एजुकेट किया ना, उससे पहले जो बता रहे हैं ना उनका बेसिकली पॉइंट्स ही है भाई। CPC देख रहा है, ये चीजें देख रही है। अच्छा, तो सेड है ना, उसको आजकल पता है क्या, इधर उधर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। जी आपका CTA क्या है, आपका CPA क्या है। यार एक सेठ ने मुझे बुला के पूछा कि यार हमारा ना ये CBO कितना आ रहा है और CPM कितना आ रहा है। मैंने कहा सर पहले मुझे बताओ ये सिखा के कौन गया, सिखा के कौन, अब ये बताया उसको किसने? ये पता होना चाहिए कि यार मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए। एक सर्टेन मार्केटिंग स्पेंड होता है ना, आप परसेंटेज डिसाइड करते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर पे कि यार ये तुमने इतना मार्केटिंग स्पेंड, इतना % रखना है सेल का। अब मेरा CPA 1,000 रुपये आ रहा है, 1,00,000 रुपये आ रहा है, अगर मैं उस परसेंटेज के अंदर हूँ तो डज इट बॉदर यू कि मतलब अगर ज्यादा भी आ रहा है, क्योंकि ये तो पूरा है ना, ये चीज़ है ना जहांगीर भाई, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, CPM का मतलब क्या है कि यार आपका कॉस्ट पर माइल कितना है, 1000 बंदों ने आपका ऐड देखा है और उसकी कॉस्ट कितनी है, आपको पता ही नहीं यार 1000 बंदों ने वाकई ऐड देखा या नहीं देखा। ठीक है, और ये इस चीज़ के देखो मैंने लास्ट भी बात की थी, मेरे पास सबूत नहीं है बट आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ये फेसबुक का डेटा ये डाटा मिला होता है। ऑफिस में ना मेरी एक साहब से डिस्कशन हो रही, जेंजी था कोई? नहीं अच्छा, क्योंकि आपकी पिछली 26 एपिसोड में ना जेंजी से डिस्कशन हमारी ना बात हो रही, वो कहते हैं जी आप कहाँ पैसे लगाते हैं। हमने जी मेटा पे पैसे लगाते हैं। कितने पैसे लगाते हैं? इतने पैसे लगाते हैं। कहता है उसके बदले वो ऐड चलाते हैं। मैंने कहा जी ऐड चलाता है, आपको कैसे पता चलता है कि ऐड चलें? मैंने कहा सर ये सेल ऐसी तो नहीं आ रही है, कोई जिन्नात फरिश्ते बैठ के तो नहीं सेल ला रहे हैं। फाइनेंस से तो नहीं थे। अक्सर ऐसे सवाल फाइनेंस वाले कहते, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन नहीं। अच्छा खैर, एक मिनट मैं जरा थोड़ा सा बताऊं। असल में ना ये मैट्रिक्स अब क्यों नहीं देखने, उसकी एक रीज़न ये भी है कि यार अब ये मैट्रिक्स ना 100% एक्यूरेट है ही नहीं। शुरू में होते थे, एक्यूरेट थे, लेकिन अब हर जगह हर प्लेटफॉर्म आ गया, टिकटॉक आ गया, स्नैपचैट आ गया, आपका गूगल आ गया, हर प्लेटफॉर्म अब इस चक्कर में लगा हुआ है कि भाई ये जो बंदा है ना, ये मैं लेके आया, अब ये बंदा है ना, ये टिकटॉक पे भी है, ये फेसबुक पे भी है, ये इंस्टाग्राम पे भी, स्नैपचैट पे भी है। अब इसने ऐड देखा फेसबुक से, ठीक है, लेकिन स्नैपचैट पे जब दोबारा देखा, रिकॉल हुआ, तब इसने परचेज कर ली। अब स्नैपचैट अपने पास रिकॉर्ड करता है, लेकिन वहां पे मेटा भी रिकॉर्ड करता है कि भाई नहीं ये हमारा है। इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट।
एट्रीब्यूशन क्या होती है कि वो कहता है एक चैनल, एक विंडो रखी हुई है हर प्लेटफॉर्म में 7 दिन तक। आप कभी कोई ऐड है उसको बंद भी कर दें, लेट सपोज उस पर अगर 190 परचेजेस थी, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे 197 हुई होंगी। बजट नहीं लगाया आपने, बजट खत्म हो गया, लेकिन परचेज ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसने वो एट्रीब्यूशन विंडो रखी हुई है। तो अब क्योंकि मैट्रिक्स हर प्लेटफॉर्म ज़्यादा, और इवन अभी मैं आपको बताऊँ अंदर की बात है कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म आया, कहता है हम आपको पता नहीं बताना चाहिए नहीं, ऑफर किया उन्होंने, इतने $1000 आपको देते हैं अगर आप गूगल के साथ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। exactly. क्यों? क्योंकि उनकी वो गूगल से डायरेक्ट जो लिंकेज हो जाएगी ना, उससे उनकी वो एट्रीब्यूशन जो है ना वो अदर प्लेटफॉर्म्स की भी निकाल लेगा। इसी तरीके से आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि रेफरल दिखा रहे होते हैं कि जी ये एआई, इनको रेफरल कोई और नजर आ रहा है, उनको कोई और नजर आ रहा है, इनको कोई और नजर आ रहा है। उस पर क्लिक करके कोई परचेज कर रहा होता है ना, तो वो कहते हैं जी हमने इतनी सेल आपकी बढ़ाई है, बट एक्चुअली आप देखते हैं यार मेरी सेल तो बढ़ी नहीं। अगर ये कह रहा है 30% सेल मेरे से आई है, तो इतनी सेल का वो भी एट्रीब्यूशन कर रहा है। आई ट्रैफिक बेशक फेसबुक से, लेकिन अगर उसने आके वो कैरोसेल देखा, उसमें से किसी ने क्लिक कर दिया, वो कहेगा जी ये मेरी परचेज है। तो अब जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है, इसीलिए हम पिटते हैं और कहते हैं कि भाई ना देखो ROS को, ना देखो परचेजेस को, ना देखो किसी और चीज को, सिर्फ ये देखो मार्केटिंग स्पेंड टू सेल रेशियो क्या है। वो एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर दो, किसी का वो 5% होगा, किसी का 10% होगा, किसी का 13% होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 25, किसी का 30 भी होगा। हर ब्रांड का, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट की नेचर वाइज डिफरेंट होगा, लेकिन ये आप डिसाइड करो और उसके अलावा आप उसको स्पेंड करने दो, बजाय इसके कि इन मैट्रिक्स में पढ़ लो। अच्छा, इसमें ना ये तो वैसे आप लोगों का सारों का ज़्यादा कोर एरिया। मैं एक लेमन टर्म में जो समझाऊँ, हमने रिसेंटली एक प्रोडक्ट जो जेंट्री बाय जिंको रिटेल बनाया है, उसमें ये चैलेंज को हमने एड्रेस किया है। बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना इनपुट वगैरह दें। खाली मैं अगर एट्रीब्यूशन विंडो की बात करूँ, अब ये एट्रीब्यूशन विंडो इतनी वेग हो चुकी है कि ये ऐसे है कि जैसे मैं रोज़ DHA से निकल के अपने ऑफिस आ रहा हूँ, तो मैं जब गुजर के आ रहा हूँ तो मुझे हर ब्रांड दिख रहा है। अब मैंने लेना नहीं है या कुछ भी नहीं करना, लेकिन अब मैं 10 दिन बाद भी लूंगा तो वो टैक्सी वाला बोलेगा इसको मैं यहाँ से घुमा के गया था, ठीक है, ठीक है, और वो जो दूसरी टैक्सी वाला है वो बोलेगा मैं इसको घुमा के गया था। बिल्कुल सही बात। ऐसे अच्छा, हमने देखिए जनरली जब हर चीज़ को ना टेक्नोलॉजी से कोशिश करनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हमने अपने प्लेटफॉर्म पे ये क्या किया है, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे आसान लफ्जों में ये किया है, हमने अपना पिक्सल इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, हमारा पिक्सल क्या करता है, हमारा पिक्सल इस चीज़ को ट्रैक करता है, और जो रीसेंट, जैसे एक बात है, फेसबुक कहता है 7 दिन की मेरी एट्रीब्यूशन विंडो है, फेसबुक ने दिखा दिया 7 दिन के अंदर। अब तीसरे या चौथे दिन गूगल के थ्रू वो बंदा आ गया, ठीक है, अब छठे दिन वो बंदा ऑर्गेनिक आ गया, ठीक है। अब ये सारा डेटा कंसोलिडेट कहीं ना कहीं हो रहा है। अब आप लोग को ह्यूमन इन्वॉल्व करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को देख के इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। हमने एलिमेंट में क्या किया है, हमने अपने पिक्सल को इसके अंदर वेबसाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करके ये चीज कर दिया है कि हम ये एट्रीब्यूशन वाली झंझट ही खत्म कर, जो सबसे रिसेंट होगा उसको वो चीज जाएगी, बाकी सब नल एंड वॉइड है। तो एग्जांपल है, फेसबुक का पिक्सल कह रहा है कि 100 सेल मैंने लाके दी, ठीक है, और उसमें से एक सेल ऐसी है जो फेसबुक देखने के बाद बंदे ने चौथे दिन गूगल देखा था और उसके बाद सेल आई थी, तो हम वो अपना पिक्सल हमारा ये बताएगा कि 100 नहीं 99 है और ये गूगल ले के जा चुका है। सो वो मतलब आप जो एट्रीब्यूशन यूज करें विच इज लास्ट क्लिक के ऊपर आप, मतलब देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ में बोलता हूँ, मैंने देखिए मेरी साइकोलॉजी पता क्या है, मेरी साइकोलॉजी ये है कि अगर मैं फेसबुक बनाऊंगा तो मैं इन लोगों को कैसे काबू करूँ, ठीक है। इनको मैंने वही मैट्रिक्स वगैरह दिखानी है जिसपे मेरा फॉल्ट ना पकड़ा जाए, ठीक है। मैंने इनको कभी भी इन एक्चुअल सिस्टम नहीं दिखाना या नहीं बताना, सही है। सो द पॉइंट इज, ये जो एट्रीब्यूशन विंडो वाला सारा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ तब चलना चाहिए जब आप एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई कर रहे हो। जब आपके प्लेटफॉर्म 5 है तो एट्रीब्यूशन विंडो का तो टाइम रहा ही नहीं ना। ये देखो उबैद, उसमें जो हैदर भाई वाली बात है ना कि यार हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसको अपनी विन कंसीडर करवाना है, हाँ, उसको दिखाना है, ठीक है कि यार जहांगीर भाई ऐड चला रही हैं, देखते हैं यार गूगल से कितना ऑर्डर है, टिकटॉक से कितना है, स्नैपचैट से कितना है, फेसबुक से कितना है, तो मेरे बजट कहाँ से उड़ाना है, मुझे कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हर ब्रांड ने उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी है कि यार मैं इसको अपना दिखाऊं ताकि ये बंदा मेरे प्लेटफॉर्म का बजट बढ़ाए। यही तो मेरा पॉइंट है, सॉरी टू कट यू, कि भाई टेक्नोलॉजी यूज करो ना। जब पता है कि 5 कोरियर्स को ऑर्डर देने थे तो एग्रीगेटर लाए, वो डिसाइड कर रहा है, तो ठीक है भाई, फिर जेंट्री या ऐसा कोई प्रोडक्ट लगाओ और वही सेंट्रलाइज करके बजट तुम्हारा ऑप्टिमाइज करवा रहा है ना। कि भाई एग्जांपल है, आज अगर मेरा पिक्सल ये बता रहा है, मेरा पिक्सल क्या है, मेरा पिक्सल एक ऑडिटर है, ठीक है, और मेरा पिक्सल ये बता रहा है कि भाई स्नैपचैट, टिकटॉक, ये जो भी है, इसके क्रक्स में इन एक्चुअल इनकी एट्रीब्यूशन विंडो या ओवरऑल जो भी लैप्सेस हैं या जो भी गैप्स हैं, जो भी तुम करवाना चाहते हो, ठीक है, तुमने अपनी एट्रीब्यूशन करके देख लिया, तो तभी तुम बजट वो करोगे ना। अभी तो ह्यूमन ड्रिवन हो गया ना सारा, और बहुत ज्यादा ह्यूमन ड्रिवन हो गया। जो प्लेटफॉर्म जिधर लगा रहा है, अब कोई भी देखो, सीधी सी बात है, फिर या तो गूगल इंटीग्रेशन दे कि नहीं यार ये मेरी सेल थी, ये फेसबुक ले गया, कोई बोलेगा ऐसे? कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, मार्केटिंग क्या है, कॉस्ट है? क्योंकि हर बंदा यही कहता है यार फेसबुक पे इतना पैसा लग गया, उसको मैंने कम कट करना है, मैंने इस साल PNL पे लेट्स सपोज
6% मार्केटिंग स्पेंड रखा था, अगले साल 5 करना है, 4 करना है, 3 करना है, क्या हमें कॉस्ट कंट्रोल करनी चाहिए मार्केटिंग की, या हमें अदर फैक्टर्स देखने चाहिए? हमेशा हर दफ़ा जो छुरी लगती है वो मार्केटिंग पे क्यों लगती है? सही लगती है, नहीं लगती है? इस पे मैं एंड में अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, पहले सारे मिलके बताओ कि यार मार्केटिंग कॉस्ट है। अच्छा, मार्केटिंग मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट है, आपका केपेक्स होना चाहिए कि आज भी वो आपको फ़ायदा देगा और इन लॉन्ग टर्म भी आपको वो फ़ायदा दे रहा है। हो सकता है कि आज आप जो मार्केटिंग के बजट्स हैं उनको रिड्यूस करना शुरू कर दें, कम करना शुरू कर दें, तो वो जो एक टॉप ऑफ द माइंड जनरेट होता है ना, लोगों को याद कराना, वो ख़त्म हो जाएगा। और आजकल आपको पता होगा कि यार जो इंसानी दिमाग है ना, इंसान की जो अटेंशन स्पैन है वो गोल्ड फिश से कम है, 3 सेकंड से कम हो गया अब वो। तो वो बंदा जो 3 सेकंड बाद चीज़ भूल जाता है, अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट कर देता है, वो आपके ब्रांड को क्या याद रखेगा? बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास ब्रांड्स हैं ना। मतलब आप किसी छोटी से छोटी दुकान पे चले जाएं, किसी बड़े से बड़े स्टोर पे चले जाएं, पेप्सी, कोका कोला और ये प्रोडक्ट्स नजर आएंगी आपको, टॉप ऑफ द माइंड वहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। आप भले कुछ और लेने जा रहे हैं लेकिन कोक नजर आ रही है। वो पागल हैं के ऐड चलाते हैं अपने टीवी के ऊपर, वो पागल हैं के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं, हर सीज़न का नया ऐड होता है, हर टाइम का नया ऐड होता है। ईद आई, अभी रमज़ान आएगी, सारे ब्रांड्स के रमज़ान के ऐड चलना शुरू होंगे, ईद आएगी, ईद के ऐड चलना शुरू होंगे, गर्मी आएगी, स्प्राइट अपना ऐड लेके आता है, हर साल नया कोई वो जेंजी वाली टाइप वाला ऐड लेके आता है, मिर्चें ये वो, हर उन्होंने एक अपनी एक जॉनरा बनाना फायर के शुरू कर साथ दिया ना, कलेक्शन लॉन्च कर दी थी। वो सारा कुछ अब किस लिए कर रहे हैं? स्टार्ट हो गया ना, कोक का बसंत फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया, तो 7 अप ने देखिए कर ये दिया। लोग मतलब हमारे जो ब्रांड्स हैं छोटे मोटे जो भी चल रहे हैं उनसे बड़े हो गए, ये हम उनसे बड़े हो गए कि हम कट कर देंगे और ये समझेंगे कि यार वो याद रखेगा। तो मार्केटिंग को अगर आप एज अ एक्सपेंस सोच रहे हैं और उसको एज अ एक्सपेंस कंसीडर कर रहे हैं तो आप अपने साथ और अपने ब्रांड के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आप इसको एज अ केपेक्स लें कि सही है, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहा हूँ, वो आज मुझे फ़ायदा नहीं देगा, वो आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद मुझे फ़ायदा देगा और वो दे रहा होता है। अच्छा अदर भाई, इस पे मैं इसकी बात बिल्कुल एग्री करूंगा। जंगीर 1 by 1 आएंगे यार। अच्छा लाइन से उमर भाई, उमर भाई उमर भाई, चल उमर भाई। उमर भाई अच्छा जहांगीर भाई, थोड़ी सी चीज़ें से आपके इख्तलाफ है, थोड़ी सी चीज़ें आप ठीक फरमा रहे हैं। यार अपना बताएं ना। मैं अपना ही बता रहा हूँ ना, मैं उसी साइड के ऊपर आ रहा हूँ। आपने वो सारी चीज़ें कवर अप कर दी। हर बंदा अपना पर्सपेक्टिव दे। अच्छा, आपको देखिए, क्या लगता है? यार मुझे लगता है कि देखें, आपका एक इन्वेस्टमेंट जो चल रही है वो लॉन्ग रन के लिए चल रही है कि यार मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ, 5 साल बाद तो मुझे फ़ायदा देगा। मार्केटिंग का अब वो कंसेप्ट नहीं रहा, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है। मैं आज ऐड लगा रहा हूँ, मुझे आज सेल आ रही है, मैंने कल ऐड बंद कर दी, कल सेल 0 हो जाएगी, ठीक है। लोगों को वो याद नहीं रहा, लोगों को जब तक ऐड दिखेगा नहीं, मेरी प्रोडक्ट दिखेंगे नहीं, मैंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, जब तक वो ऐड तक पहुँचेगी नहीं लोगों तक तो वो कोई भी उसकी बाइंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अब इसको एक्सपेंस भी कह सकते हैं कि यार ये खर्चा मैं कर रहा हूँ, जैसे खर्चा कर रहा हूँ वैसे सेल आ रही है। या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि यार ये मैं 4 दिन की कैंपेन चला रहा हूँ, इन 4 दिन की पैसा लगेगा और इस पर मुझे सेल आएगी। उबैद भाई। ओके, सो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि सवाल ये है कि मार्केटिंग एक एक्सपेंस है या क्या है? आप वैसे सवाल मतलब हम सब में ना एक आप सेठ हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा ना उसका वेटेज ज्यादा ठीक होगा। होगा। जिनको को आपको क्या लगता है मार्केटिंग की जरूरत है डिजिटल मीडिया पे, मैं बता देता हूँ आपको, कहीं और? मैं आपको बताता हूँ। सो जनरली नहीं, सवाल ये है कि मार्केटिंग क्या एक्सपेंस है? मार्केटिंग एक्सपेंस है या नहीं? मैं यही बता रहा हूँ ना, आप सेठ हो, हाँ। आप ये कहते हो अपनी पीएनएल देखते हो, उस पर मार्केटिंग की स्पेंड है 6%, हाँ 6% है, 5%, 10%। आप कहते हैं नहीं यार ये कम करिए, अगले साल कम करना है। मैं आपको आसान लफ्जों देखो 3% पे ले। मैं आसान लफ्जों में अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करेंगे। देखो भाई, मार्केटिंग की डेफिनेशन मॉडर्न दुनिया में चेंज होगी, सही है, जो कि इलॉजिकल है, अनएक्सेप्टेबल है और अनऑडिटेड है और अनट्रेसेबल है। मैं बहुत आसान लफ्जों में बात करता हूँ। उसने जो कैपेक्स वाली बात की है ना, उसने बहुत सही बात की है। आसान लफ्जों में मैं बताता हूँ, मार्केटिंग इज समथिंग विच इज टिल द प्रोडक्ट इज फाइनलाइज फॉर एनी मीडियम, सारे जिम्मेदार हैं। और जब मार्केटिंग का जो एक्सपेंस है वो कैपेक्स में जाना चाहिए और उसका जो लेवरेज है वो 10-15% होना चाहिए, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट्स को उसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए, और रिवर्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। जैसे मेरा एक आसान लफ्ज में एक एग्जांपल देके मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप प्रोडक्ट बनाते हो आपके पास ये प्लानिंग होती है कि पेशावर में स्टाइलो ने ये वाली प्रोडक्ट भेजनी है, ठीक है, और लाहौर में ये वाली प्रोडक्ट भेजनी है, ठीक है। अब मार्केटिंग का ताल्लुक प्लानिंग से भी है, प्रोडक्शन से भी है और ये पूरी जर्नी से है टिल द प्रोडक्ट इज फाइनलाइज। तो ये कॉल जाके कैपेक्स में जानी चाहिए कि जो बंदा बैठ के प्लान कर रहा है उसको हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी करके ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने मार्केटिंग की 20 रुपए रखनी चाहिए। जब मार्केटिंग वालों से बिके ना तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करे कि क्या उसने वही बनाया था जो आगे कस्टमर एक्विजिशन और सारी चीज़ों के लिए सही था। हाँ, उसमें 10-15% का गैप जरूर आ सकता है जो आप प्लेटफॉर्म पे डाल दोगे, जो आप प्लानिंग में लैग डाल दोगे या कुछ भी डाल दोगे, सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, बाकी सारी एग्जीक्यूशन है
एग्जीक्यूशन में फॉल्ट अगर पकड़ना है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखना पड़ेगा कि फॉल्ट में कौन था, प्लानिंग डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, या आप मार्केट को एनालाइज ही नहीं कर सके कि अगले साल मार्केट होगी किस तरह की। तो खाली एक फेसबुक पे या उस पर पैसा बंद करना या चीज़ ही एग्जाम्पल है। आज आप स्टाइलों के ऊपर सीधी सी बात है, आप छोले या ये बेचना शुरू कर दो, ठीक है, तो आपके पास तो वो ऑडियंस है ही नहीं ना, तो वो आप कोई भी पिक्सल या फेसबुक को जादू तो करता नहीं है, सही है। फिर आप लोग बैठ के कहते हो कि ये हम फिर भी बेच लेंगे सर देखें वो हमने शहद बेचा है, शहद भी बेचा है। शहद बेचा हमने स्टाइलों से। देखो अब बात ये आसान लफ्जों में शहद वाली जूती खाए। एक अलग चीज़ शहद है, वाली वो- जूती खाए। अगर तो हमें चैलेंज करो हम बेच देंगे, ठीक है। अच्छा नहीं, ठीक है, पॉइंट टेकन। वलीद व्हाट्स योर? यार वो मैं तो ये जंगीर की बात को बिल्कुल एग्री करूंगा। जिस तरह जंगीर ने कहा था कोई 3 सेकंड बाद बंदा बात भूल जाता, तो भाई मैं भी भूल गया हूँ। मार्केटिंग करो, मुझे दोबारा याद कराओ तो ही मैं कुछ करूंगा। अब देखिए सबकी बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक है। मार्केटिंग डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। एक्सपेंस भी कंसीडर होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर होती है। अगर आप प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ट्रेसेबल हैं, जिस तरह आपका सोशल मीडिया, आपको वहाँ से एक एक चीज़ का रिकॉर्ड पता लगता है, अब वहाँ पे आप अगर कर रहे हैं तो वो इट्स काइंड ऑफ आपके एक्सपेंसेस और इन सारी चीज़ों में आ जाएगा। वो आपसे बाद में रिपोर्टिंग और इन सारी चीज़ों पे भी जाएंगे। अगर वही मार्केटिंग आप बाहर बिलबोर्ड या न्यूज़ बुलेटिन या भी जिस तरह हम लिबर्टी से गुजर के आए हैं, तो जितनी कोक ने और उन्होंने की हुई है, अब उसको आप कैसे कंसिडर करेंगे कि आया इसके क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो इन अ सेंस इसमें हर बंदा अपनी अपनी जगह पर ठीक है। जी जिशान भाई। अच्छा, मेरा इसमें ना मार्केटिंग, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि मार्केटिंग क्या चीज़ है और एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है, और इन दोनों पे पहले तो एक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 ये है कि अगर हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हर एक बंदे का यानी कि उमर भाई आपका नाम, सॉरी, हैदर भाई ने कहा था कि हर जो सेट होता है ना, वो बेसिकली उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या वो उसको एक्सक्लूड करना चाहिए या उसको जो है वो रखना चाहिए। ख्याल में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की दोनों की पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आप, दूसरा क्वेश्चन ये कि एक्सपेंस है, इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, या इसको इन्वेस्टमेंट में आपको काउंट करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो है ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट है क्या आपका माइंडसेट ब्रांड बिल्डिंग की तरफ है या इंस्टेंट आपने सेल जनरेट करके प्रॉफिट जो है वो लेना है। अगर आपका जो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ माइंडसेट है ना, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हिस्सा इसका इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, लेकिन फाइनेंशियली इसको अगर देखेंगे तो ये एक्सपेंसेस में ही काउंट होना है। नो डाउट कि मार्केटिंग के बगैर कोई भी ब्रांड ऑर्गेनिक जितना मर्जी काम कर लें, आप एसईओ कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे आपको सेल्स नहीं मिलेंगी, एक अच्छा वॉल्यूम नहीं मिल सकता। तो मेरे ख्याल में ये अगर तो हम इसको लॉन्ग टर्म देखें तो ये इन्वेस्टमेंट पे फॉल करता है, लेकिन फाइनेंशियली देखें तो जो मार्केटिंग का एक्सपेंस है ये सारे का सारा एक्सपेंसेस में ही काउंट होता है। अच्छा, मेरा जो इसके अंदर पर्सपेक्टिव है ना, मैं अपने पर्सपेक्टिव पे आता हूँ, वही है हम सारों से डिफरेंट होते हैं। सारों मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, वो पिछले 30 साल से काम कर रहा है और उसके बाद वो कहता है यार हमारा नाम अब इतना हो गया कि हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जरूरत क्यों है। मार्केट, सबसे पहले तो मेरा पर्सपेक्टिव, मार्केटिंग बहुत एसेंशियल है और ये एक एस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे दुकान का किराया है, आप उसको कम नहीं कर सकते, जो रेट है आपको वो देना ही देना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं 10 दुकानें, उसमें से अगर एक दुकान नहीं चली उस एस्पेक्ट को बंद कर दें। मार्केटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, अगर उसमें से कोई एक नहीं चल रहा आप उसको बंद कर दें, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ये परमानेंटली आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसकी रीजन क्यों। 30 साल से एक ब्रांड चला रहे हैं, आपकी वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छी है, सेठ कहते हैं यार हमें तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग खत्म कर दो, मुझे जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे जो करंट क्लाइंट है वो चल रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपका वो जो करंट क्लाइंट है वो ऐसे हैं कि अक्सर वो कहते हैं कि यार इतना अरसा हम लोगों ने आपके साथ काम किया है, काम करें ना, हमें थोड़ा सा क्रेडिट दे दें? ज़रूर होंगे, और ये बढ़ते जा रहे होंगे कि यार हम 20 साल से आपके साथ काम करने से कट करते हैं। फिर उसके बाद आप कोई कितने ऐसे होंगे जो लिहाज करते होंगे, जो कहते होंगे कि यार ये हमारी पेमेंट ड्यू है, ये काम करते हैं यार 3 महीने बाद दे देते हैं। फिर कितने ही ऐसे होते होंगे कहेंगे यार ये पहले मैं आपसे 150 में लेता था, अब मैं आपसे 140 में लूँगा। ये जो बार्गेनिंग प्रेशर ऑफ द कस्टमर बनती है ना, ये सिर्फ उस वजह से बनती है जब आप ये कहते हैं कि मुझे मार्केटिंग के पुल की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा ब्रांड इतना हो गया कि वो पुल करे। हाँ, आपका ब्रांड इतना ज़रूर हो गया कि उसने पुल कर दिया, लेकिन उसने वक्त गुजरने के साथ साथ आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी है। जब आप उस बार्गेनिंग पावर को डाइल्यूट करना चाहते हैं या आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं या वो कंट्रोल आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तब होती है बात मार्केटिंग की। अगर आपकी ब्रांड मार्केटिंग में इतनी ज़बरदस्त चल रही, क्यों मोबाइल एक वक्त के अंदर था जहां पे 10% लोग मोबाइल पे बेचने का कमीशन दे रहे होते थे, क्यों मोबाइल कहता था मैं सिर्फ 4% दूंगा, मैं 4% ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कस्टमर को पुल करके लेके आ रहा हूं थ्रू मार्केटिंग। और मार्केटिंग उन्होंने बेतहाशा की, ज़बरदस्त की, नो डाउट। उस वक्त नोकिया या बड़े बड़े जितने भी ब्रांड, सैमसंग वगैरह, इन सबको तोड़ने में वो कामयाब रहे।
वो एक अलग रीज़न है कि सप्लाई चेन ने तोड़ा, किस तरह क्या हुआ, लेकिन सिर्फ एक मार्केटिंग की बिना पर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पेनिट्रेट किया। मैं दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ, रियल एस्टेट की एग्जांपल ले लें। अलनूर ऑर्चर्ड माशाल्लाह उस जैसी रियल एस्टेट की शायद ही किसी ने मार्केटिंग की, और लाहौर के अंदर वो एक नाम ऐसा बना जिसने शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने लाहौर में, ये उबैद ने भी 3 प्लॉट वहाँ पे बुक कराए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये जो मार्केटिंग का पुल है ना, दैट्स वेरी नेसेसरी, दैट्स वेरी एसेंशियल, दैट्स शुड बी कोर पार्ट ऑफ योर ब्रांड स्ट्रेटजी। हाँ, अब मसला कहाँ होता है, आपने पिछले साल टीवी चलाया और टीवी पे आपने 70% बजट लगाया, लेकिन अगले साल भी 70% लगा के सेल आपकी ड्रॉप होगी, तो आप ये कहते हैं भाई मार्केटिंग का तो फायदा ही नहीं हो रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि मैं जिस एस्पेक्ट, इस सेगमेंट ऑफ मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा हूं ना, वो अब डिमिनिश होता जा रहा है। आज लोग टीवी देखते हुए भी मोबाइल फोन हाथ में रखते हैं। फेसबुक की केस स्टडी है। आज आप ये देखें कि जितने भी ड्रामे हैं वो लोग टीवी चैनल पे कम और यूट्यूब पे ज्यादा देख रहे होते हैं। आज आपका जो टिकटॉक का एक एवरेज इस तरह एनालिसिस था, हमारे पास टिकटॉक की टीम है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त 7.5 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, जो कि एवरेज इनका निकालें तो पाकिस्तान में 7.5 से 8 मिनट डेली का दे रहे हैं। 17,000 आपकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं और पर मिनट 17,000 पर मिनट अपलोड हो रही हैं, और ये सारे एक्टिव यूजर हैं जो इस वक्त टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखी जा रही है, वो एंटरटेनमेंट है, एंड देन उसके अंदर स्पोर्ट्स एंड अदर एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट आपका 12-13 करोड़, और उसके ऊपर 7.5 करोड़ बैठ के टिकटॉक देख रहा है। और अगर आप इस एस्पेक्ट को रिजेक्ट करके टीवी चला रहे हैं तो आपकी सेल कभी भी नहीं आनी। हाँ, ये जरूर देखें कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, उसकी ऑडियंस कहाँ पे है। कहीं पे आपको केबल ऑपरेटर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन आज भी अगर आप लेट सपोज रेडियो पे या पेपर, न्यूज़पेपर के ऊपर ज़्यादा काम करें। इवन अब न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स ने क्या लाना स्टार्ट कर दिया, जी मेरा ये सेगमेंट है मजाकरात के टीवी के कमर्शियल नहीं बेच रहे होते, वो आके ये कहते हैं कि टिकटॉक पे इसकी रील्स चलेंगी, उसके अंदर हम आपको ये सेगमेंट दे रहे हैं। ड्रामा चल रहा होता है तो उसके ऊपर भी जो ब्रांड को ऑफर करते हैं वो कहते हैं कि यार ड्रामे के नीचे पट्टी चल रही होगी आपके ब्रांड की, या हम लिखेंगे पावर्ड बाय। तो आपने ये देखना है कि कौन सा सेगमेंट एक्टिव है, आपकी ऑडियंस कहां पे ज्यादा है, उस एस्पेक्ट को रखें और मार्केटिंग को एसेंशियल कंपोनेंट रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग पावर आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड यहीं पे हम खत्म करते हैं। जियो के अगर आप जाके चैनल देखें ना, तो जियो के अंदर जैसी लाइव चल रहा होता है, तो जो लाइव एड्स आ रहे होते हैं जियो के यूट्यूब पे वो नहीं चलते, अलग एड्स चलते हैं। इसका मतलब यह है कि वो इन्वेंट्री भी कहीं सेल हो रही है और उसके भी वो अलग से पैसे बना रहे हैं। किया ना, मॉडिफाई किया। अच्छा, इसमें ना जो वो लाइव एड्स चल रहे हैं, जिस इधर पे कहते हैं कि वो वीडियो चलते हुए बीच में बम्पर एड आ रहा है, एक्चुअली बम्पर एड नहीं है, वो वीडियो में एम्बेडेड है, वो वीडियो का हिस्सा ही है, वो यूट्यूब एड नहीं चला रहा। क्योंकि एक स्टडी थी कि यार पाकिस्तान में बहुत सारे जो बायर्स हैं ना, वो यूट्यूब प्रीमियम यूज़ करें, उनको तो एड नजर ही नहीं आ रहा यूट्यूब का। तो अब उस वीडियो में उस ऐड को एम्बेड किया जाता है, वो वीडियो का पार्ट ही है, एडिटिंग के बीच में उसको ऐड को डाला जाता है। अगर आप भी ऐड लगवाना चाहते हैं इस बैठक सीरीज की वीडियो में, तो जहांगीर भाई से रब्ता करें। आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इस तरह भाई जिशान है, हम इनको नहीं जानते थे, इन्होंने हमने रीच आउट किया। ecommercebaithak@gmail.com एक ईमेल एड्रेस है हमारा। अगर आप लोग आना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म ओपन है आपके लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एपिसोड शायद अभी एक हिस्सा है, टाइम हो गया है और बैटरी भी उसकी कैमरे की जवाब देखी है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो उबैद के ऊपर मेरा ख्याल अभी हमें एक बड़ी डेडिकेटेड पॉडकास्ट करने, उनके रिटर्न्स कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, कोरियर कैसे मैनेज हो रहे हैं, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशंस कैसे हो रही हैं, क्या एआई के एस्पेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, कुरियर की कॉस्टिंग कैसे कर रहे हैं, कुरियर की रिकंसिलिएशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, इस सब के ऊपर डिटेल है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे या दुआ करते होंगे काश एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो पता चल जाए अगर जहांगीर का ऑर्डर आया तो मुझे ये पता चल जाए जहांगीर रिटर्न ज़्यादा करता है या एक्सेप्ट ज़्यादा करता है। आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जिनको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया है, हमें ऑर्डर के सामने नज़र आ रहा होता है कि इस कस्टमर की रिटर्न रेशियो क्या है, रिटर्न परसेंटेज क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप आपने देखा होगा, बहुत सारे जुगाड़ करके चला रहे हैं, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या, लेकिन हर बंदे का व्हाट्सएप लॉक हो रहा है। फेसबुक इस वक्त व्हाट्सएप के बड़ा ही सख्त एक्शंस ले रहा है, बट अगेन देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि APIs प्रोवाइड कर रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ ऑफिशियली इंटीग्रेट है। यहाँ पे आप हमने ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया, 1.5 लाख मैसेजेस हमने एक दिन में 1.5 लाख मैसेजेस हमने किए हैं यार। हमारे महीने के जो ऑर्डर्स हैं वही अगर आप देखें, और पर मैसेज मेरा ख्याल है पर ऑर्डर 3 से 4 मैसेज जा रहे हैं, यानी कि ऑर्डर कन्फर्मेशन, ऑर्डर प्लेसमेंट, उसके बाद शिपमेंट की कन्फर्मेशन, उसके बाद ट्रैकिंग के बाद ऑर्डर का जो क्लोजर है फुलफिलमेंट का, वो ये 4 मैसेज अगर हम देखें हमारे महीने के तकरीबन 4-4.5 लाख मैसेजेस भी गए।
वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस जो एट्रीब्यूशन की हमने बात की है वो मसला किस तरीके से हल हो सकता है, जेंट्री का जी सूट क्या है, जिनको सूट क्या है, जिनको क्या क्या और चीज़ें लेके आना चाह रहा है, जिनको में और हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, रिटर्न कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब पे एक डिटेल पॉडकास्ट होगी इंशाल्लाह। शुरुआत है, हम और ज़्यादा तकलीफ इनको देंगे, आज भी हमने खैर काफ़ी तकलीफ दी है। इन्होंने भी दी है, इन्होंने भी कम नहीं दी। ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई क्योंकि हम एक नई जगह पे आके बैठ गए और ये फैसला थोड़ा सा हमें बाद में फील हुआ गलत फैसला हो गया। ये बहुत हार्ड है, ये पाउंड जवाब देंगे। बट आज जो हमारी बेसिकली डिस्कशन थी वो ज़्यादा मार्केटिंग के उसमें रही, बट हम जिनको के ऊपर हमें आना है, जैसे हैदर भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं जो कि उबैद से या जिनको से ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है, जिसमें कोरियर वाले एक्सपेक्ट भी हैं, जिसमें आप सर वो तो आगे की बात है ना, बट इज जिनको कॉमर्स वो क्या है, आम लोगों को तो ये भी नहीं आइडिया। हाँ, वो बेसिकली बहुत अच्छा, सारी हमें नहीं चीज़ें पता अभी तक सही है, तो मतलब लोगों को कहाँ से पता एक चले? पूरी किताब और इस किताब को खोल रहा है भाई बहुत कुछ करके आने बैठे वाले हैं एपिसोड में। और वो मेरा ख्याल है इसी तरीके से ही हम इनके अल्फाज आप तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को पहुंचा सकते हैं। माशाल्लाह एक अच्छी न्यूज़ है जी, वो ये है कि लेस देन 3 मंथ्स के अंदर हम लोगों के 8 मिलियन प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। सॉरी माशाल्लाह 10 मिलियन हो गए यार, मतलब ये आज से मेरा ख्याल है कोई 10 दिन पहले की रिपोर्ट थी, को 7-8 मिलियन थे, अब 10 मिलियन प्लस हो चुके हैं। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आप लोग मोहब्बत दे रहे हैं और लाइक कर रहे हैं कंटेंट। हमें कभी कभी ये समझ नहीं आती यार ये कंटेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लास्ट हमने देखा इंडिया से मैसेज आया, कनाडा से मैसेज आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, जर्मनी से आया, बांग्लादेश से आया, तो ये माशाल्लाह इंटरनेशनल भी होता जा रहा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आपके कमेंट्स यकीन माने एक एक हम पढ़ते हैं और कुछ रेगुलर कमेंट करने वाले लोग हैं यार, आप लोगों को सल्यूट है। और एक कमेंट जो मैंने भेजा था उसमें उन्होंने ये बाकायदा बताया कि यार कुछ लोग चीज़ें बोल रहे हैं काफ़ी, लेकिन ये आपको बताना चलूँ कि आप लोग वो चीज़ें बता रहे हो जो कोई नहीं बता रहा, और वो तड़प इसलिए नहीं क्योंकि आपने उनकी दुकानें बंद कराना स्टार्ट कर दी। यार ये आज ही नहीं बोल रहे थे भाई, 10-12 साल हो गए लोग बोल रहे हैं, लोगों के बोलने का यकीन करें, हमें कोई फर्क हम नहीं रुकेंगे, आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलते रहो। अगर हमारे देखने वाले में से किसी एक बंदे का भी 1% भी फायदा हो जाता है, ठीक है, तो हम बैठे हुए हैं, हम लोग आपकी सपोर्ट में, हम लोग आपके साथ पे यार, आपके लिए बैठे हुए हैं। मेरा ना आखिरी बस सवाल है, प्लीज अगर इजाजत दें, एक सवाल है सिर्फ दिशान से, फिर दिशान पता नहीं कब हमें मिलेगा। दिशान भाई आप ये बताओ, आपने 2 कैटेगरी सेलेक्ट की, एक परफ्यूम और एक स्किन केयर, और मैं पिछले कुछ एपिसोड में ये बता चुका हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं यार मुझे किस कैटेगरी से स्टार्ट करना है, तो मैंने उनको यही 2 कैटेगरीज बोली थी स्टार्ट करो। क्यों आपने ये चूज़ की और क्या ये फ़ायदेमंद है, लोगों को करना चाहिए नहीं? बस मुख्तसर सा जवाब। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने कौन सी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। भाई ने पहले बात की थी कि सारे जो है ना एक बत्ती के पीछे लग जाते हैं, जिसने कहा जी ये परफ्यूम अच्छा चल रहा है, सारे उसके पीछे लग जाते हैं। अब परफ्यूम की मार्केट पाकिस्तान में हमें पता क्या इस टाइम सूरत हाल है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, या जो बेच रहे हैं उनको मैं बिल्कुल डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप लोगों को पहले ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने किस मार्केट को बेचना है। अब हमें पता है कि परफ्यूम जो हैं गल्फ कंट्रीज़ में एक तो ये है कि बड़ी अच्छी प्राइस पे बिकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। अब स्किन केयर का मेरा पाकिस्तान में ब्रांड है, यहाँ पे हमारा स्किन केयर का कंज्यूमर बहुत, और यहाँ पे अभी भी स्टिल इतना बड़ा गैप है कि हम मतलब अगर हम इस पर बात करना शुरू हो जाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होगी। हमारा स्किन केयर पे, पर्सनल केयर पे और हेयर केयर पे, ये 3 अलग कैटेगरीज, और इसमें एक ह्यूज गैप है। हमारी खवातीन जो है, जैसे आपने कहा ना ड्रामे देख रहे हैं, इसी तरीके से जो कस्टमर्स, जो खवातीन जाके रिटेल शॉप से परचेजिंग करती थी, वो घर में बैठे आसानी के साथ वही प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लेती हैं। और बहुत सारे आपने सिर्फ एक प्रॉब्लम ढूंढनी और उसका सोल्यूशन देना है। और जो मेरे प्रोडक्ट हैं, मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। हम लोग क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम सिर्फ एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ना कि हम किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड को एक कंपेटिटर बना के बैठ जाते हैं। अपने गैप ढूंढना है, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है। आपको पाकिस्तान में हर चीज़ मिल जाती है, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, आपको मार्केट गैप फाइंड करके अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करना है। अगर हम गल्फ कंट्रीज़ की, यूएई की बात करें, तो परफ्यूम वहाँ पे एक अच्छी प्राइस पे सेल होता है, आपको वेंडर्स मिल जाते हैं, आपको मटीरियल मिल जाता है, आपको इंपोर्ट के खर्चे कम हो जाते हैं, आपके टैक्सेस वहाँ पे बहुत कम है, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, आपके ऊपर टैक्सेस बहुत कम है। यहाँ पर जो 26% आपको टैक्स पे करना पड़ता है, कार्ड लगा के ऑनलाइन मार्केटिंग कर ली, वहाँ पे 6% सिर्फ हमें जो है ना टैक्स पे करना पड़ता है। सेकेंड, जो अभी मेरे ख्याल आप लोगों ने भी डिस्कस नहीं की, यूएई में मेरी रिटर्न 6% से भी कम है, और हम लोग एक भी ऑर्डर वेरीफाई नहीं करते। आप हैरान हो जाएंगे, एक भी ऑर्डर हम लोग वेरीफाई नहीं करते, 6% से कम हमारी रिटर्न है। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जो हमारा कोरियर है, 10% से कम रिटर्न आती है, वो हमसे 10% रिटर्न के जो कोरियर चार्जेस है वो भी नहीं लेते। वाह वाह, ये यूएई में, यानी कि एक सेट हो गया कि 10% से कम हुआ
तो मैं वो कोरियर रिटर्न जो मार्क हो जाता है ये हम हमें भी courier parcel, वालों को वो जरा- भाई हमसे पैसे ही नहीं लेते। वो उस कोरियर के उस प्रोडक्ट के पार्सल के जो चार्जेस होते हैं ना कोरियर फी, वो भी नहीं चार्ज करते यूएई में। पाकिस्तान में होते हैं और यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी आपने ब्रांड शुरू करना है, स्टार्टअप है या रनिंग ब्रांड है, किसी के पास कोई सेठ है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, वो काम ये करे सबसे पहले तो अपना ना मार्केट गैप फाइंड करे, एक प्रॉब्लम ढूंढे और उसका सोल्यूशन जो है ना एक प्रोडक्ट की सूरत में दे दे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, बहुत शुक्रिया उबैद भाई। दोबारा आप लोगों को मदऊ करेंगे, हो सकता है हम फैसलाबाद हमारा चक्कर लगे तो अब हम आएंगे वहाँ और इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं रमजान से पहले फैसलाबाद जी। में हमने एक बैठक सीरीज करनी है। जी आप मेरे पास आए, मेरे पास मीडिया की बात प्रोडक्शन होगी। हाउस मेरे अपना है, मीडिया प्रोडक्शन हाउस हमारा इंशाल्लाह अपना है, हम लोग- कैमरास लाइट्स हर चीज अवेलेबल है। आप Done जब भी है। आएंगे यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मुझे जरूर। बड़ा अच्छा लगा मिलके, जरूर। टाइम निकाला और मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो टाइम निकाला है उससे मैं सीखे कुछ ज्यादा जा रहा हूँ, एक्सप्लेन कुछ कम किया है, सीखे ज्यादा जा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना वो नॉलेज मिलता है। और मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखता, बट टाइम ही नहीं होता ना आप लोगों के पास होगा, आई नो जितना आप लोग बिजी होते हैं। तो मैं सिर्फ वाहद एक यूट्यूब पे अगर कुछ देखता हूँ वो ई-कॉमर्स बैठे, उसकी रीजन उसकी ना रीजन ये है कि जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सारा फेक है। इतने ऑर्डर आ गए, इतनी सेल कर दी, इतना रोआस अचीव कर लिया और पीछे की कोई स्टोरी नहीं बताता, 2 महीने बाद वो बंदे गायब होता है। ठीक है, हकीकत बात है। अगर आपने ब्रांड बिल्डिंग करनी है जीरो से शुरू करें। ये एक बिजनेस है, एक फुल टाइम जॉब है और इसमें 1.5 साल मेरा ये जो स्किन केयर ब्रांड पे लगा है, मैंने रात दिन एक करके जो है ना मेरा अभी सेल जाके 100+ ऑर्डर मैंने अचीव किए हैं पर डे पे। और उस पे रोआस मैंने 1.5 साल के बाद 7+ का रोआस मैंने अभी आगे अचीव किया। 1.5 साल ये है के बाद, दिन रात की मेहनत। ये रियल सक्सेस स्टोरी है। तो आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कुछ नहीं मिलता आपको। तो मतलब आपको ऑडियंस जब तक नहीं मिलेगी, एक पढ़ी लिखी बात है, जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं होगी, डाटा नहीं होगा, किस तरीके से रिटेन कस्टमर बनाए और किस तरीके से आप प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो माशाल्लाह गुरु बैठे हुए हैं आप दोनों और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज मिलके। आप जब भी आएंगे यू आर मोस्ट वेलकम। फैसलाबाद में आए मुझे लाजमी बताइए। जरूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत अच्छा एपिसोड रहा आज का। और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स ही हैं। Just- और आप देखेंगे वो बंदा उठ के चला गया, भाई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम आपके लिए फिर भी तकलीफें बर्दाश्त करके, यकीन माने आज वो, बहुत ज्यादा भाई को देख के ना यकीन हुआ वली तो अकेला नहीं है दुनिया में। यकीन माने बहुत सख्तियां झेल के हम लोग इबादत आते की हैं। रात को ना ये इबादत ही समझ के बैठा हो, जिस तरह से बस बैठे हुए हैं, ये बहुत इबादत ही है। सख्तियां झेल के हम ये बैठक तो का मैं चला एपिसोड फिर। आपके पास लेके आते हैं। और अगर आप चाहते हैं आगे भी ऐसी एनर्जी के साथ हम लोग आते रहें तो आपने कमेंट जरूर करना है। वो बैठ के लिए स्पेशली कमेंट कीजिएगा, जोड़ के यहाँ से चला गया थक गया। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।